डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2511 से 2520 तक। क्या जीरो ओनग का गिल्ड लीडर वाकई इतना हैरत अंगेज है? ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस अलूजी वर्ड्स की बात सुनकर अपने चेहरों पर शकूक व शुबहात ना रोक सके। उन्हें लगा कि कुल्लिरुक मजाक कर रही है। वो दोनों शेल्टर वन के जीरो ओनग की ताकत से वाकिफ थे। वो ये भी जानते थे कि जीरो ओनग बैरूनी दुनिया में एक बड़ा गिल्ड है। कुदरती तौर पर जीरो ओनग के गिल्ड लीडर को भी गैर मामूली ताकत का हामिल होना चाहिए, वरना बिल्लो फरोसत जैसे माहिर खिलाड़ी इसमें शामिल ना होते। ताहम वो कितना ही क्यों ना सोच ले, वो महज इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि एक फर्द आने वाली दिफाई जंग का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है। आखिरकार इस बार की दिफाई जंग एक बड़े पैमाने की जंग थी, न कि मैदानों में होने वाली कोई मामूली झड़प। जिन मुखालिफिन का उन्हें सामना करना था वो सिर्फ माहिर खिलाड़ियों तक महदूद नहीं थे, बल्कि इनमें ताकतवर जंगी हथियार और आलात भी शामिल थे। ताकतवर जंगी हथियारों और आलात के सामने टीम के खिलाड़ी दो के खिलाड़ियों से मुख्तलिफ नहीं थे। जब तक खिलाड़ियों के पास नाकाबिले तस्खीर की महारत न हो, वो हमले की सूरत में यकीनी तौर पर मारे जाते। जी हाँ, वो बहुत हैरत अंगेज है। इसे हकीकी मानों में एक मोस्टर कहना मुबालगा आराई नहीं होगी, अलूशी वर्ड्स ने सर हिलाते हुए कहा। ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस के शकूक भरे तासुरात देखकर वो बेबसी से मुस्कुराई और बात जारी रखी। मेरी मौजूदा महारतों के साथ मैं इसके सामने 3 चालों से ज्यादा नहीं टुक सकूंगी। अब भी 3 चालों से ज्यादा नहीं टुक सकती। ये इंकिशाफ सुनकर ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस दोनों दंग रह गए। अगरचे वो अलूजी वर्ड्स की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनकी जिबिल्लत उन्हें बता रही थी कि अगर उनका मुकाबला इस कुल्लिरुक से हुआ तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, फरार। फरार होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उन्हें जिंदा नहीं रख सकता था। दरहकीकत अगर वो दोनों मिलकर भी इस पर हमला करते तो नतीजा वही निकलता। ताहम अलूजी वर्ड्स जैसी माहिर खिलाड़ी ये कह रही थी कि वो जीरो ओनग के गिल्ड लीडर के सामने 3 चालों से ज्यादा नहीं टुक सकती। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? अगर आप किसी दिन इससे मिले तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूं या नहीं, अलूजी वर्ड्स ने हंसते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। जवाब में ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस अब भी अलूशी वर्ड्स के बयान पर मशकूक रवैया बरकरार रखे हुए थे। ताहम उन्होंने इस मामले को मजीद नहीं छेड़ा। इसके बजाय उन्होंने गुफ्तगू का रुख आने वाली दिफाई जंग की तफसीलात की तरफ मोड़ दिया। जिस वक्त ग्रेसफुल मोनारक और दीगर आपस में बहस कर रहे थे, सैफ अली शोलारानी और दीगर के साथ एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर से निकल चुका था। वो उन बातों से बिल्कुल बेखबर था जो अलूजी वर्ड्स ने इसके बारे में कही थी। गिल्ड लीडर, क्या हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैंने यहां बहुत कम कीमतों पर एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स फरोख्त होते देखे हैं। यहां तक कि टीम की महारतें और जादुई किताबें भी दस्तयाब हैं। इस जगह को इतनी जल्दी छोड़ना एक बड़ा नुकसान है, आबदा गाल ने कहा जब उसने महसूस किया कि सैफ अली का एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में रुकने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में दाखिल न होती तो ठीक था, लेकिन वहां दाखिल होने के बाद उसे मालूम हुआ कि ये शेल्टर एक खजाना है। न सिर्फ एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स मशरकी बर्रे आज़म के मुकाबले में 50% सस्ते थे, बल्कि टीम की महारतें और जादुई किताबें भी दस्तयाब थीं जो मशरकी बर्रे आज़म में इंतहाई नायाब थी। अगरचे ये टीम की किताबें आम महारतों के लिए थीं, न कि कंट्रोल या बड़े पैमाने के हमलों के लिए, लेकिन अगर उन्हें मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में नीलामी के लिए रखा जाता तो फिर भी एक बड़ा हंगामा बर्पा हो जाता। लोग उन्हें खरीदने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते। आखिरकार टीम की महारतों और जादू की ताकत उनके ट्रदों के हम मनसबों से नुमायां तौर पर ज्यादा थी।
वो खिलाड़ियों के लिए दूसरे खिलाड़ियों और मोनस्टर्स से निपटने में बहुत मददगार साबित होती। हाँ, हमें फौरन निकलना होगा। वो एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स और प्रतीन की किताबें कीमती हो सकती हैं, लेकिन हमें इससे कहीं ज्यादा अहम काम करने हैं, सैफ अली ने कहा। डार्क डैन एक खास दूसरी दुनिया थी। असल में इसने सोचा था कि अभी कुछ वक्त लगेगा इससे पहले कि मरकजी बर्र-ए-आज़म की मुख्तलिफ ताकतें डार्क डैन की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू करें। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि न सिर्फ मरकजी बर्र-ए-आज़म की ताकतों ने इतनी जल्दी डार्क डैन को दरियाफ्त कर लिया है, बल्कि डार्क डैन और मरकजी बर्र-ए-आज़म के दरमियान सफ़र का जरिया भी पहले से मौजूद है। दूसरे लोग शायद इस मामले के असरात को महसूस न करें, लेकिन सैफ अली, जो गार्ड्स डोमेन की गहरी समझ रखता था, जानता था कि यह मामला कितना खौफनाक है। दरहकीकत ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि डार्क डैन के फ़वाइद का एहसास होने पर मुख्तलिफ ताकतें दीवानी हो जाएंगी। प्रतीन और उससे ऊपर के मेयार की महारतें और जादुई किताबें बैरूनी दुनिया में इंतहाई नायाब थीं। खिलाड़ियों को लेवल 100 से ऊपर के बड़े पैमाने के टीम डंजन्स में भी ये किताबें लाजमी तौर पर नहीं मिलती थीं। ज्यादातर दूसरी दुनियाओं में भी यही मसला था। ताहम डार्क डैन एक इस्तिस्ना था। प्रतीन की महारतों और जादू की तो बात ही छोड़ें, यहां तक कि प्रतीन की ममनुआ महारतें और बद्दुआएं भी यहां निस्बतन आसानी से हासिल की जा सकती थीं। दरी असना अपनी माना बॉडी की सलाहियतों को खोलने के अलावा अपनी जंगी ताकत को बेहतर बनाने का अगला तेज तरीन तरीका मजीद प्रतीन महारतें और जादू सीखना था। आजकल गार्ड्स डोमेन में मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा था और मुख्तलिफ ताकतें अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके ढूंढने के लिए बेचैन थीं। अपने प्रतीन माहिरीन की जंगी ताकत को बढ़ाने के ऐसे बेहतरीन मौके पर मुख्तलिफ ताकतें कुदरती तौर पर दीवानी हो जाएंगी। जबकि अभी डार्क डैन और मरकजी बर्र-ए-आज़म को जोड़ने वाले ज्यादा रास्ते मौजूद नहीं थे, सैफ अली को डार्क डैन में ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करने और शेल्टर 1 की तरक्की को तेज करने की जरूरत थी। ऐसा करने से ही वो जीरो ओनग के माहिरीन को प्रतीन की महारतों और जादुई किताबों की मुसलसल फराहम कर सकेगा। फी अलहाल अगरचे शेल्टर 1 की तरक्की निस्बतन हमवार तरीके से हो रही थी, लेकिन ये डार्क डैन के टॉप 10 शेल्टर्स में बमुश्किल ही शामिल था। ये एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर से भी काफी पीछे था। आमतौर पर किसी शेल्टर की तरक्की को तेज करना इंतहाई मुश्किल होता था, क्योंकि इसका इन्हिसार शेल्टर के रिहायशियों की कोशिशों और ताआवुन पर होता था। किसी शेल्टर की तरक्की को तेज करने के लिए वहां रहने वाले खिलाड़ियों के मेयार को बुलंद करना पड़ता था। दीगर ताकतों और खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता था। ताहम मौजूदा सैफ अली के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो पहले ही एक इंटरमीडिएट मास्टर मैजिशियन बन चुका था, जिसके पास कस्बे और शहर के जादुई दायरों को बनाने और मजबूत करने की सलाहियत थी। जब तक वो शेल्टर 1 के जादुई दायरे को मजबूत करता और उसकी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाता, शेल्टर खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ज्यादा महफूज जगह बन जाता। फिर इसे शेल्टर 1 में बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। जब सैफ अली शेल्टर 1 तक टेलीपोर्ट करने के लिए L7 लोमैन रेज रंग इस्तेमाल करने के लिए किसी वीरान जगह की तलाश में था, तो एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के बाहर से धमाकों का एक सिलसिला सुनाई दिया। वो इतने जोरदार थे कि पूरे एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में गूंज उठे। क्या हो रहा है? क्या दिफाई जंग शुरू होने में अभी कई घंटे बाकी नहीं थे? वहां देखो, लोगों का एक गिरोह वहां लड़ रहा है। क्या वो फिजा में मुअल्लक इलेमिनेटलिस्ट शेल्टर 1 का बिल्लो फरोसट नहीं है? इसके गिर्द वो लोग कौन हैं? वो बहुत हैरत अंगेज हैं। उन्होंने वाकई हमारे डार्क डैन के 3 अजीम एलिमेंटलिस्ट्स में से एक को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है। एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर की दीवारों पर पहरा देने वाले खिलाड़ी करीबी मैदान की तरफ देखते हुए हैरत से हक्का बका रह गए। इसकी वजह यह थी कि बिल्लो फरोसट और 2 दर्जन के करीब दीगर प्रतीन माहिरीन को इस वक्त सैकड़ों खिलाड़ियों की एक फौज ने घेर रखा था। मजीद बरा, न सिर्फ बिल्लो फरोसट की टीम मुकम्मल तौर पर नुकसान में थी, बल्कि हालात देखकर लग रहा था कि बिल्लो फरोसट की टीम का सफाया होना अब महज वक्त की बात है। वो टीम के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। खेल के इस मरहले पर टीम के खिलाड़ी ऐसी हस्तियां थीं जो टो के खिलाड़ियों को पलक झपकते ही मारने की सलाहियत रखती थीं। ये खास तौर पर बिल्लो फरोसट जैसे टीम माहिर के लिए सच था। वो अगर चाहता तो टो के खिलाड़ियों के एक गिरोह को फौरन मार सकता था। अब ताहम बिल्लो फरोसट और उसकी टीम दिफाई पोजीशन पर थी और उनके पास जवाबी कार्रवाई की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। सेंटिनल शेल्टर के लोग कब से इतने ताकतवर हो गए? ग्रेसफुल मोनारक
जो तेजी से शेल्टर की दीवारों के ऊपर पहुंची थी, बिल्लो फरोसट की टीम पर हमला करने वाले खिलाड़ियों को देखकर हैरान रह गए। दूसरे लोग शायद बिल्लो फरोसट की टीम पर हमला करने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों से वाकिफ न हों, लेकिन वो थी। ये खिलाड़ी सेंटिनल शेल्टर की नंबर 1 एडवेंचर टीम के माहिरीन थे, जिनसे इसका हाल ही में टकराव हुआ था। ताहम उस वक्त इस एडवेंचर टीम की मजमूई ताकत बिल्लो फरोसट की टीम से नुमायां तौर पर कम थी। इस एडवेंचर टीम के पास सिर्फ 1 दर्जन से कुछ ज्यादा 3 माहिरीन थे। उसका बिल्लो फरोसट की टीम से मुकाबला करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब ताहम सेंटिनल शेल्टर के हर 2 माहिर ने बज़ाहिर एक बर्ज़र्क स्कल अफ़आल कर रखी थी। उनके पास न सिर्फ खौफनाक बुनियादी एट्रीब्यूट्स थे, बल्कि वो मुख्तसर वक्त के लिए उड़ भी सकते थे। बिल्लो फरोसट की टीम उन 2 माहिरीन से पीछा नहीं छड़ा पा रही थी, चाहे वो कितना ही क्यों ना चाहे। रुको, ये ठीक नहीं है। सेंटिनल शेल्टर के वो तमाम लोग डेमोनाज्ड हैं। मजीद बरा, उनके डेमोनाज्ड रैंक काफी ज्यादा हैं। पर्पल राकुशस ने यह मंजर देखकर संजीदा तासुरात का इजहार किया। डार्क डेन में डेमोनाज्ड खिलाड़ी इंतहाई नायाब थे। अपने 3 प्रमोशन के बाद इसका सामना सिर्फ एक बार एक डेमोनाज्ड खिलाड़ी से हुआ था। अगरचे वो डेमोनाज्ड खिलाड़ी भी 3 का था, लेकिन इसका जंगी मेयार सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम के बराबर था। ताहम इसे इस डेमोनाज्ड खिलाड़ी के खिलाफ एक तल्ख जंग लड़नी पड़ी थी, और यहां तक कि इसकी जान भी तकरीबन चली गई थी। अब ताहम सेंटिनल शेल्टर के पास सैकड़ों 2 डेमोनाज्ड माहिरीन और 1 दर्जन से ज्यादा 3 डेमोनाज्ड माहिरीन मौजूद थे। सेंटिनल शेल्टर पहले ही निस्बतन बड़ी ताकत रखता था, जो डार्क डैन के टॉप 15 शेल्टर्स में शामिल था। टर्बिल टाइम्स, जो सेंटिनल शेल्टर की नंबर 1 एडवेंचर टीम का कमांडर था, डार्क डैन के चंद नायाब तरीन माहिरीन में से एक था। जहां तक टर्बिल टाइम्स की एडवेंचर टीम के बाकी 3 माहिरीन का ताल्लुक था, उनमें सबसे कमजोर भी रिफाइनमेंट रिलिम के मेयार पर था। इन तमाम खिलाड़ियों के डेमोनाज होने के बाद पर्पल राकुशस तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि बिलो फरोसट की टीम इस जंग में कैसे बच पाएगी। जब एक्सट्रीम लाइट शेल्टर के तमाम लोग इस मामले पर बहस कर रहे थे, बिल्लो फरोसट और उसके साथियों की एचपी मुसलसल कम हो रही थी। फरोसट, क्या तुम अब भी होश में नहीं आए? एक लेवल 108 3 बर्जरकर ने पूछा जब उसने खामोशी से बिलो फरोसट को एक के बाद एक हमले का दिफा करते हुए देखा। आला हुक्काम तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की सलाहियतों के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत की है कि तुम सबको नुकसान पहुंचाने से गुरेज करो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी तरफ के 3 खिलाड़ियों ने अब तक कोई हरकत क्यों नहीं की? टर्बिल, मैं तस्लीम करता हूं कि तुम अब हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन हमें झुकाने के बारे में सोचना भी मत। मजीद बरा, हम बहुत पहले 0 ओनग में शामिल हो चुके हैं। तुम क्यों मुसलसल हमें निशाना बना रहे हो? बिल्लो फरोसट ने टर्बिल टाइम्स की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सही कहा, 0 ओनग ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है। हम तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए 0 ओनग को कैसे धोखा दे सकते हैं? इवनिंग लोटस, बिलो फरोसट के पास खड़ी खातून कुल्लेरुक ने पुख्ता लहजे में कहा। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मरने का फैसला कर लिया है। टर्बिल टाइम्स ने बिल्लो फरोसट और इवनिंग लोटस की बातें सुनकर माथे पर बिल डाले। फिर इसने बिल्लो फरोसट की तरफ चलना शुरू किया और कहा, इस सूरत में मैं तुम सबको बता दूंगा कि हमारे सामने 0 ओनग की ताकत कितनी मुज़हका खेज है। ये कहने के बाद टर्बिल टाइम्स का जिस्म जसामत में बढ़ गया और उसकी जल्द सियाह हो गई। इसके माथे से अचानक 2 सींग भी निकल आए और उसके जिस्म से निकलने वाला हाला पुरतशद्दुद हो गया। टर्बिल टाइम्स के हाले में तब्दीली महसूस करते हुए दूर से देखने वाली ग्रेसफुल मोनारक और दीगर की सांसें रुक गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि टर्बिल टाइम्स वाकई इतना ताकतवर हो चुका है। उसने जो हाला खारिज किया वो आम ग्रैंड लॉर्ड्स से भी ज्यादा था। इस वक्त वो गालिबन आम 3 खिलाड़ियों की 100 रुकनी टीम का सफाया कर सकता था। ताहम जैसे ही टर्बिल टाइम्स बिल्लो फरोसट की टीम की तरफ बढ़ा, खला से अचानक एक गहरी आवाज उभरी। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। इस सूरत में मुझे देखने दो कि क्या तुम वाकई इतने ही ताकतवर हो जितना तुम कह रहे हो। जैसे ही ये आवाज आई, सब उसकी समत देखने लगे। सब की नजरें एक स्पेशल गेट पर जिम गईं जो फिजा में नमूदार हुआ था। दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो सब इस लिबादा ओढ़े हुए शख्स को देख रहे थे जो 2 लंबी तलवारें उठाए इस स्पेशल गेट से बाहर निकल रहा था। चैप्टर 2512 तुम अहल नहीं हो। ये कौन है?
وہ واقعی ایک اسپیشل گیٹ کے ذریعے یہاں پہنچا ہے۔ کتنا شاہانہ انداز ہے! کیا یہ شخص جینے سے تنگ آ گیا ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کہ بلو فروسٹ جیسا ماہر بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے؟ کیا اسے لگتا ہے کہ ٹربل ٹائمز کوئی سمجھدار انسان ہے؟ ایکسٹریم لائٹ شیلٹر کے اندر تماشائی کھلاڑی اس وقت دنگ رہ گئے جب انہوں نے سیف علی کو اچانک نان جنگ کے بیچ میں نمودار ہوتے دیکھا۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ کئی گز دور سے بھی ہر کوئی ٹربل ٹائم سے خارج ہونے والے خوفناک حالے کو واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے پاس موجود طاقت یقینی طور پر غیر انسانی سطح تک پہنچ چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ موجودہ ٹربل ٹائمز بلو فروسٹ کو صرف چند چالوں میں شکست دے سکتا تھا۔ درحقیقت ٹربل ٹائمز غالباً بلو فروسٹ کی پوری ٹیم کو اکیلے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پھر بھی کوئی ایسا شخص تھا جس نے ٹربل ٹائمز کی جابرانہ طاقت کا مشاہدہ کیا اور پھر بھی اسے للکارنے کی ہمت کی۔ ایک معمولی ٹیم کھلاڑی ہمارے کمانڈر کی مخالفت کرنے کی ہمت کرتا ہے؟ کمینے، تم 100 سال پہلے پیدا ہوئے ہو۔ میں تمہیں ابھی بتاؤں گا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ ٹربل ٹائمز کے پیچھے کھڑے لیول 108 شیلڈ واریر نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، پھر اپنی ڈھال اور کلہاڑی اٹھائی اور سیف علی پر حملہ کر دیا، اس ارادے سے کہ اس تلوار باز کو بتا سکے کہ سینٹینل شیلٹر کتنا طاقتور ہے۔ یہ شخص واقعی ٹربل ٹائمز کو للکارنے کی ہمت کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ مشہور ہو سکے۔ اس کے ساتھ پورے ڈارک ڈین میں کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ سینٹینل شیلٹر یقینی طور پر اس کا شکار کرنا تب تک بند نہیں کرے گا جب تک وہ لیول 0 پر واپس نہ پہنچ جائے۔ رکو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس شخص نے بھی 0 اونگ کا گلڈ نشان پہنا ہوا ہے۔ وہ یہاں بلو فروسٹ کی ٹیم کو بچانے آیا ہوگا۔ اب باہر آنے کا کیا فائدہ؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کہ ٹربل ٹائمز اس وقت کتنا خوفناک ہے؟ بلو فروسٹ کی ٹیم تو دور کی بات، ہمارے ایکسٹریم لائٹ شیلٹر کی نمبر 1 ایڈونچر ٹیم بھی ٹربل ٹائمز کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس جیسا اکیلا شخص بھلا کیا حاصل کرنے کی امید کر سکتا ہے؟ اس لمحے تیز نظر رکھنے والے کچھ کھلاڑیوں نے سیف علی کے سیاہ لبادے پر لگے چاندی کے 6 پروں والے نشان کو نوٹ کیا۔ تاہم اس گلڈ نشان کو دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اس صورتحال کے بارے میں امید نظر نہیں آئی۔ ہر کسی نے محض سیف علی کے اقدامات پر آہ بھری یا اس کا مذاق اڑایا۔ آج سے پہلے 0 اونگ کی مدد سے شیلٹر 1 کے پاس یقینی طور پر ڈارک ڈین کے ٹاپ 3 شیلٹرز میں شامل ہونے کا موقع تھا۔ تاہم اب جب کہ شیلٹر 1 کو جابر سینٹینل شیلٹر کا سامنا تھا، اس کا زوال مقدر بن چکا تھا۔ اسے نہیں جانا چاہیے تھا، گریس فل مونارک نے شیلٹر کی دیوار کے اوپر سے دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ شروع میں سیف علی کو نان جنگ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، تاہم بعد میں وہ اپنا سر ہلانے اور آہ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ دو ماہرین کی نظر میں سیف علی، جو کہ ٹیم کا کھلاڑی تھا، واقعی بہت طاقتور سمجھا جائے گا۔ تاہم اس کے موجودہ مخالفین سینٹینل شیلٹر کے 3 ڈیمونازڈ ماہرین تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی ہمت والا ہے۔ پرپل راکوشس حیران تھی جب اس نے سیف علی کو ٹربل ٹائمز کے سامنے اترتے دیکھا۔ تاہم اگر بلو فروسٹ بھی سینٹینل شیلٹر کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے تو وہ شخص بھلا کیا حاصل کرنے کی امید کر سکتا ہے؟ ڈیمونازڈ کھلاڑی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اس کا اس سے بہتر اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ ڈیمونازڈ کھلاڑیوں کے بنیادی ایٹریبیوٹس اور جسمانی ساخت اسی طرح کے عام کھلاڑیوں سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس وقت الوجی ورڈز کے علاوہ پورے ایکسٹریم لائٹ شیلٹر میں کوئی بھی سینٹینل شیلٹر کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ بدقسمتی سے الوجی ورڈز جیسی شخصیت کے لیے ایسے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تاہم جب پرپل راکوشس الوجی ورڈز کی طرف مڑی جو اس کے پاس کھڑی تھی، تو اس نے الوجی ورڈز کے چہرے پر ایک بوجھل اور حیران کن تاثر دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کلی رخ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ الوجی ورڈز نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر سرگوشی کی۔ اس وقت اسے جو صدمہ پہنچا تھا وہ وہاں موجود عام کھلاڑیوں پر بھی واضح تھا۔ وائس گلڈ لیڈر الوجی پرپل راکوشس الوجی ورڈز کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے الوجی ورڈز نے ٹربل ٹائمز کے روبدار حالے میں بھی اپنا سکون برقرار رکھا تھا۔ اب تاہم الوجی ورڈز ایک عام پرتین تلوار باز کو دیکھ کر لرزتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس سے حالے کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال محض ناقابل یقین تھی۔ وائس گلڈ لیڈر الوجی، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں
ग्रेसफुल मोनारक ने पूछा। वो भी वाज़े तौर पर अलूजी वर्ड्स को अपना सुकून खोते हुए महसूस कर सकती थी। इससे पहले ग्रेसफुल मोनारक ने सैफ अली का बगौर मुशाहिदा किया था और समझ गई थी कि वो काफ़ी ताकत रखता है। ताहम ये इस सतह पर नहीं था जहां उसके मयार के माहिरीन को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत हो। इसे सैफ अली के बारे में जो वाहिद चीज़ काबिले ज़िक्र लगी वो ये थी कि वो ज़ीरो ओनक का एक माहिर था। ताहम अगर बिल्लो फरोसट, जो ज़ीरो ओनक का वाइस गिल्ड लीडर था, अलूजी वर्ड्स की दिलचस्पी हासिल करने में नाकाम रहा था, तो ज़ीरो ओनक का एक मामूली टुतीन माहिर भला ऐसा कैसे कर सकता था? मैं जानती हूँ। यकीनन मैं जानती हूँ, अलूजी वर्ड्स ने कहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी जब इसने ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस की मुतजस्सिस नज़रें अपनी तरफ देखें। वो वही शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वो ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। जैसे ही अलूजी वर्ड्स ने ब्लैक फुलियम का नाम लिया, ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस लम्हा भर के लिए दंग रह गए। वाइस गिल्ड लीडर अलूजरी अब कह रही हैं कि वो ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर है। पर्पल राकुशस ने फितरी तौर पर अलूजरी वर्ड्स के बयान की सच्चाई से इनकार किया। ये कैसे मुमकिन है? मैं इससे पहले मिल चुकी हूं। ट्र-3 खिलाड़ी के हाले की तो बात ही छोड़ी, इससे खारिज होने वाली माना की लहरें भी एक ट्र-3 खिलाड़ी के लिए बहुत कमज़ोर हैं। वो आपके बताए हुए मूनस्टर कैसे हो सकते हैं? गार्ड्स डोमेन में तमाम माहिर खिलाड़ी ताकत का हाला खारिज करते हैं। ट्र-3 पर पहुंचने के बाद उनके जिस्मों से पैदा होने वाली माना की लहरों को छुपाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मजीद बरा, अगर कोई खिलाड़ी उन माना की लहरों को छुपाने में कामयाब हो भी जाए, तब भी एक माहिर की जिबिलत उसे खबरदार कर देती है अगर वो किसी मूनस्टर जैसी ताकत रखने वाले मुखालिफ के सामने खड़ा हो। अलूजरी वर्ड्स ही को ले लें, मिसाल के तौर पर। अलूजरी वर्ड्स की अपनी ताकत मुकम्मल तौर पर छुपाने के बावजूद पर्पल राकुशस की जिबिलत अब भी इसे कुल्ल रुख से लड़ने के खिलाफ खबरदार कर रही थी। ताहम पर्पल राकुशस सैफ अली से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके ज़हन में सैफ अली एक आम ट्र-3 खिलाड़ी की बेहतरीन मिसाल था। तो वो ज़ीरो ओनक का वो मशहूर गिल्ड लीडर है। ग्रेसफुल मोनारक ने दूर खड़े सैफ अली को देखते हुए शक के साथ सरगोशी की। पर्पल राकुशस की तरह इसे भी अलूजी वर्ड्स का बयान नाकाबिले यकीन लगा और शुबा हुआ कि ये कोई मजाक है। जिस ब्लैक फुलियम का अलूजी वर्ड्स ने जिक्र किया था वो ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर था। अगर वो इतना ताकतवर ना भी होता जितना अलूजी वर्ड्स ने कहा था, तो उसे कम अज कम बिल्लो फरोसट और उसके साथियों से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था। वरना बिल्लो फरोसट और दीगर की शख्सियात को देखते हुए वो यकीनी तौर पर उसकी कमान में रहने पर राजी ना होते। दूसरी तरफ अलूजी वर्ड्स जैसी शख्सियत के पास उन जैसे माहिरीन से मजाक करने की कोई वजह नहीं थी। जब पर्पल राकुशस और ग्रेसफुल मोनारक अलूजी वर्ड्स के बयान पर आधा शक कर रही थीं, बिल्लो फरोसट अचानक हैरत से पुकार उठा, गिल्ड लीडर! अगरचे बिल्लो फरोसट बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोला था, लेकिन उसके अल्फाज मान जंग और उसके बाद एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में किसी तूफान की तरह फैल गए। क्या वो वाकई ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर है? बिल्लो फरोसट की बात सुनकर पर्पल राकुशस और ग्रेसफुल मोनारक की आंखें हैरत से फट गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली, जो एक आम राहगीर की तरह लगता था, दरहकीकत बिल्लो फरोसट और उसके साथियों जैसे माहिरीन को भर्ती करने का जिम्मेदार होगा, और वही मूनस्टर होगा जिसकी अलूजी वर्ड्स मोतरिफ थी। असल में उन्होंने सोचा था कि अलूजी वर्ड्स और सैफ अली के दरमियान कई सौ गज के फासले की वजह से कुल्लरुक ने शायद गलत शख्स को पहचान लिया हो। ताहम बिल्लो फरोसट के लिए ऐसी गलती करना यकीनी तौर पर नामुमकिन था। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि बिल्लो फरोसट के पास ट्र-3 खिलाड़ी का गैर मामूली जिस्म था, वो ज़ीरो ओनक के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक था। अगर वो इतने करीब से अपने ही गिल्ड लीडर को ना पहचान सकता तो उसे अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। सेंटिनल शेल्टर का हर फर्द भी ये मंजर देखकर हक्का बका रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बदतमीज मुदाखलतकार दर हकीकत ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कमज़ोर शख्स ज़ीरो ओनक का गिल्ड लीडर कैसे हो सकता है? वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बिल्लो फरोसट और उसके साथियों के पास किस किस्म की ताकत और सलाहियतें हैं। उनकी राय में बिल्लो फरोसट के ग्रुप को भर्ती करने वाला शख्स मर्दों में एक शेर होना चाहिए था, वरना इस शख्स ने बिल्लो फरोसट जैसे माहिर को ज़ीरो ओनक में शामिल होने पर कैसे कायल किया होगा। हर किसी की मशकूक नज़रें महसूस करते हुए सैफ अली एक तल्ख मुस्कुराहट न रोक सका। इससे पहले
वो इतना मशहूर हो चुका था कि हर कोई उसे जानता था। अब ताहम लोगों का ये गिरोह दर हकीकत उसकी शनाख्त पर सवाल उठा रहा था। तो तुम जीरो ओनग के गिल्ड लीडर हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे तुम हो या बिल्लो फरोसट का ग्रुप, तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लेवल 108 3 शील्ड वारियर जो सैफ अली पर हमला कर रहा था, सैफ अली की शनाख्त मालूम होने के बाद भी बेखौफ रहा। इसके बजाय उसने बर्विकुलेशन फाल की और अपनी ढाल सैफ अली की तरफ मारी। ताहम इससे पहले कि लेवल 108 शील्ड वारियर सैफ अली तक पहुंच पाता, एक चुस्त शख्सियत अचानक शील्ड वारियर के पीछे नमूदार हुई, जिसने इसे बेखबर पकड़ लिया। इस चुस्त शख्सियत के हाथ में मौजूद बर्फानी छूटी तलवार फिर रोशनी की एक सिया लकीर में बदल गई, जिसने शील्ड वारियर की ज़रा को चीर दिया और सीधा इसके दिल में पैवस्त हो गई। जब तक शील्ड वारियर ने हमले पर रद्द अमल जाहिर किया, इसके सीने पर एक खूनी गुलाब खिल चुका था। इसके सर के ऊपर 400,000 से ज्यादा का नुकसान भी जाहिर हुआ। इस हमले ने इसकी तमाम HP छीन ली थी। तुम हमारे गिल्ड लीडर से लड़ने के अहल नहीं हो। चैप्टर 2513 एक वार की ताकत। जब लेवल 108 3 शील्ड वारियर का जिस्म जमीन पर गिरा और रोशनी के जर्रात में बखर गया, तो पूरी दुनिया जैसे लम्हा भर के लिए थम गई और मान जंग पर खामोशी छा गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद ही हर किसी ने इस सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर किया। वो मर गया। नामुमकिन। हर कोई शील्ड वारियर की लाश के पीछे खड़ी चुस्त शख्सियत को देखकर दंग रह गया। ये खास तौर पर सेंटिनल शेल्टर के खिलाड़ियों के लिए सच था। उनके मुंह हैरत से खिले रह गए, क्योंकि कोई भी उनसे बेहतर नहीं जानता था कि गिरे हुए शील्ड वारियर के पास कितनी HP और डिफेंस था। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि अगर एक 3 बर्जरकर को महारतों का इस्तेमाल करते हुए शील्ड वारियर पर आज़ादाना हमला करने की इजाज़त दी जाती, तब भी बर्जरकर को शील्ड वारियर को मारने के लिए कम अज़ कम 10 हमलों की ज़रूरत होती। अब ताहम 10 हमलों की तो बात ही छोड़ी, शील्ड वारियर एक हमले से भी बचने में नाकाम रहा। सेंटिनल शेल्टर के हीलर्स को शील्ड वारियर को ठीक करने का मौका तक नहीं मिला। वो एक 3 डेमोनाइज्ड शील्ड वारियर की बात कर रहे हैं। क्या वो इंसान भी है? पर्पल राकुशस अपनी हैरत पर काबू ना पा सकी जब इसने शोला रानी को देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता सैफ अली की तरफ चल रही थी। पर्पल राकुशस का पहले एक 3 डेमोनाज माहिर से टकराव हो चुका था, इसलिए वो बखूबी जानती थी कि 3 डेमोनाज माहिरीन कितने ताकतवर होते हैं। उनके आला डिफेंस और HP को एक तरफ रखें, सिर्फ उनकी जिस्मानी साख्त उन्हें 3 इंसानी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा रद्द अमल की रफ्तार फराहम करती थी। ताहम शोला रानी ने हमला किया और डेमोनाज्ड शील्ड वारियर को इसके रद्द अमल जाहिर करने से पहले ही मार दिया। शोला रानी के रद्द अमल की रफ्तार और हमले की ताकत महज अनसुनी थी। वो वाकई इतनी ताकतवर है। जब ग्रेसफुल मोनारक ने शोला रानी की दूर खड़ी शख्सियत को देखा, तो उसकी आंखों में हैरत और जोश चमक उठा। ताकत, तशद्दुद। शोला रानी ने जिस दम तोड़ देने वाली ताकत का मुजाहिरा किया था, वो वही थी जिसे ग्रेसफुल मोनारक मुसलसल हासिल करने की तलाश में थी। ग्रेसफुल मोनारक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ताकत का ये जाबराना मुजाहिरा खुद देखने को मिलेगा। मजीद बरना, जिस मुंसटर ने यह मुजाहिरा किया था, वो इस पूरे वक्त में सैफ अली के पास खड़ा था। इस लम्हे ग्रेसफुल मोनारक और दीगर दौर के तमाशाइयों की तो बात ही छोड़ी, सैफ अली के पीछे खड़े बिल्लो फरोसट और उसके साथी भी इस सूरत हाल को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जीरो ओनग की मरकजी शाख के लोग इतने ताकतवर होंगे। दरीं असना टर्बिल टाइम्स, जो शुरू से खामोशी से शोला रानी का मुशाहिदा कर रहा था, इसके चेहरे पर भी इसी तरह का हैरान कुन तासुर था। मुझे वाकई तवक्को नहीं थी कि जीरो ओनग ने ऐसा माहिर छुपा रखा होगा। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम हमें रोकने की हिम्मत करते हो, टर्बिल टाइम्स ने कहा जब इसने अपनी नजरें वापस सैफ अली की तरफ मोड़ी। ताहम अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इतनी ताकत से सेंटिनल शेल्टर को रोक सकते हो, तो मुझे डर है कि तुम सख्त गलती पर हो। जैसे ही टर्बिल टाइम्स ने बात खत्म की, इसके पीछे मौजूद 17 माहिरीन ने फौरन डेमन की शक्ल इख्तियार कर ली। उनसे खारिज होने वाले खौफनाक हाले ने पूरे मान जंग को अपनी लपेट में ले लिया और बिल्लो फरोसत जैसे माहिरीन में भी खौफ पैदा कर दिया। अगरचे इन 3 डेमोनाज्ड माहिरीन की तादाद सिर्फ 17 थी, लेकिन उनका मुश्तरका दबाव सेंटिनल शेल्टर के सैकड़ों 2 डेमोनाज्ड माहिरीन से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता है कि टर्बिल टाइम्स संजीदा हो रहा है। पर्पल राकुशस के चेहरे पर संजीदा तासुर नमूदार हुआ जब सेंटिनल शेल्टर के 3 माहिरीन डेमोनाज्ड हुए।
जिस शील्ड वॉरियर ने पहले कार्रवाई की थी वो सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम पर था। इसका जंगी मेयार वहां मौजूद सेंटिनल शेल्टर के 3 माहिरीन में सबसे कमजोर था। दरी असना, अगर सेंटिनल शेल्टर के तमाम 3 माहिरीन मिलकर हमला करते तो शोला रानी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आखिरकार ये एक टीम की जंग थी, न कि 1-on-1 मुकाबला। खिलाड़ी न सिर्फ साथियों के साथ मिलकर काम करके अपने दिफाई कमजोर मकामात को कम कर सकते थे, बल्कि उनके लिए दुश्मन के कमजोर मकामात पर हमला करना भी बहुत आसान हो जाता। ये जिक्र करने की जरूरत नहीं कि एसिसुन क्लास इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब वो स्टील्थ में हो। जैसे ही एक एसिसुन का पता चल जाए उनकी जंगी ताकत आधी रह जाती है। दरी असना उस वक्त तक टर्बिल टाइम्स और दीगर पहले ही शोला रानी के वजूद को नोट कर चुके थे। इसे दोबारा अचानक हमला करने का मौका नहीं मिलना था। अगले ही लम्हे 17-3 डेमोनाज माहिरीन तेजी से सैफ अली के ग्रुप के करीब पहुंच गए। उनकी पोजीशनिंग ने शोला रानी के लिए इनसे अकेले लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसी वक्त इनमें से हर एक ने अपनी मखसूस चालें इस्तेमाल कीं। 3 जादू, शेडो पंक्चर, 3 महारत, क्यूटुक स्लैश, 3 महारत, शेडो रीड, 3 जादू, फुलियम ड्रैगन बाइंड। दर्जन भर से ज्यादा महारतें और जादू सैफ अली के ग्रुप की तरफ लपके। इन तमाम ताकतवर हमलों को अपनी तरफ आते देखकर बिल्लो फरोसट और उसके साथ मौजूद जीरो ओनग के अरकान मायूसी का शिकार हुए बगैर न रह सके। न सिर्फ इनमें से हर महारत और जादू 4 के मैार के करीब ताकत रखता था, बल्कि ये महारतें और जादू एक मुकम्मल हमले में इस तरह जुड़े हुए थे कि इनमें बचने की कोई जगह नहीं थी। ये महज ऐसा हमला नहीं था जिसे खिलाड़ी रोक सकें या इससे बच सकें। ताहम सब की तवक्कुआत के बरक्स शोला रानी ने इन मुकम्मल मरबूत हमलों को देखने के बाद भी अपना दिफा करने के लिए वीनश विंड स्टेप्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वो महज सैफ अली के पास खड़ी रही। उसने कार्रवाई करने का जर्रा बराबर भी इरादा जाहिर नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे 3 डेमोनाज माहिरीन के मरबूत हमले इसकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखते। ठीक इसी वक्त जब डेमोनाज माहिरीन की महारतें और जादू सैफ अली और शोला रानी तक पहुंचने वाले थे, सैफ अली ने अचानक कार्रवाई की। सोअर्स ऑर्बिट। सितारों की एक कहकशां फौरन नमूदार हुई, जिसका मरकज सैफ अली था। सितारों ने आने वाली महारतों और जादू को एक के बाद एक गिरा दिया। दूर से हमले सैफ अली के 10 गज के अंदर पहुंचते ही खुद ब खुद गायब होते हुए लग रहे थे। सैफ अली को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, इनमें से कोई भी इसे एक कदम भी लड़खड़ाने पर मजबूर न कर सका। नामुमकिन। उसने सब को रोक लिया। सैफ अली को अपने हमले को नाकाम बनाते देखकर 3 डेमोनाज माहिरीन दंग रह गए। आखिरकार न सिर्फ उनके हमलों में बड़ी ताकत थी, बल्कि उनमें से 20 से ज्यादा हमले सैफ अली और शोला रानी को बैक वक्त निशाना बनाने के लिए तरतीब दिए गए थे। इनमें से हर हमला जोड़ी के दिफाई अंधे मकामात को निशाना बना रहा था। जब तक सैफ अली और शोला रानी ने नाकाबिले तस्खीर महारत इस्तेमाल न करते, उन्हें नुकसान पहुंचना चाहिए था। अब मेरी बारी है। चूंकि सेंटिनल शेल्टर के खिलाड़ियों ने हमला करना बंद कर दिया था, सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड मियान से निकाली और जादुई हथियार को 17-3 डेमोनाज माहिरीन की तरफ लहराया। लाइटनिंग फ्लैश। अगले ही लम्हे माना से भरी हुई सिया तलवार की रोशनियां डेमोनाज माहिरीन पर सिया बिजली की लहरों की तरह गिरीं। पींग पींग पींग। धमाकों का एक सिलसिला पूरे मान जंग में गूंज उठा। इसी वक्त 17-3 डेमोनाज माहिरीन पीछे की तरफ उड़ते हुए गए। उनमें से हर एक की 100,000 से ज्यादा HP कम हो गई। जब वो जमीन पर गिरे तो उनके हाथ और हथियार जो उन्होंने थामे हुए थे बेकाबू होकर कांप रहे थे। क्या वो कोई मॉन्स्टर है? तमाशाई खिलाड़ी ये मंजर देखकर हक्का बका रह गए। वो 17-3 डेमोनाज माहिरीन थे। अगर वो एक टीम के तौर पर मिलकर हरकत करते तो डार्क डैन में कोई भी हस्ती उनकी पेश कदमी में रुकावट नहीं बन सकती थी। यहां तक कि ताकतवर 4 मीथक मोनस्टर्स भी इससे मुस्तसन नहीं थे। अब ताहम सैफ अली ने इन तमाम माहिरीन को एक ही चाल से पीछे हटा दिया था। मजीद बरा, उसने उन्हें काफी हद तक जख्मी भी कर दिया था। इससे पहले कि हर कोई अपने होश व हवास बहाल करता, सैफ अली ने एक बार फिर कलंगरे लहराई। इस बार ताहम उसने अपना हमला 30 गज से ज्यादा दौड़ खड़े टर्बिल टाइम्स की तरफ मोड़ दिया। फर्स्ट सॉरोड लाइट शेडो। फौरी तौर पर फिजा में एक देवहैकल तलवार का अक्स नमूदार हुआ।
जब ये टर्बिल टाइम्स पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ बरजरकर की तरफ गिर रहा हो। हमले का दायरा इतना बड़ा था कि इससे बचना नामुमकिन था। मजीद बढ़ना, जहां जहां से वो देवहकल तलवार गुजरती, खला टूटता चला जाता। टर्बिल टाइम्स का रंग उड़ गया जब इसने ये हमला देखा। उसने जल्दी से अपनी जंगी कुल्हाड़ी उठाई और आने वाले हमले का सामना किया। टूट जाओ। 3 ममुआ महारत, हेवन ब्रेकर। अगले ही लम्हे टर्बिल टाइम्स की कुल्हाड़ी ने भी खला को चीर दिया और सीधी इस देवहकल तलवार के अक्स पर लगी। बूम! धमाके की आवाज के साथ जमीन जोर से लरज उठी और जैसे कोई शदीद तूफान अभी गुजरा हो, फिजा गर्द और गुबार से भर गई, जिससे मान जंग में खड़े लोगों के लिए आंखें खोलना मुश्किल हो गया। जब गर्द बैठी और मान जंग की सूरत हाल दोबारा वाज़ेह हुई तो हर कोई दंग रह गया। इस लम्हे ताकतवर टर्बिल टाइम्स नजर आया, जो जुज़वी तौर पर जमीन में धंसा हुआ था। इसके घुटने अब नजर नहीं आ रहे थे। इसी वक्त बरजरकर के गिर्द 10 गज के दायरे में जमीन भी 1 मीटर से ज्यादा नीचे धंस गई थी। जहां तक खुद टर्बिल टाइम्स का ताल्लुक था, वो भी अपनी एचपी का 5वां हिस्सा खो चुका था। चैप्टर 2514 हल्के में ना लिया जाए। जैसे ही इमरान जंग से गर्द बैठी, एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के तमाशाई खिलाड़ी, जिन्होंने फर्ज कर लिया था कि सैफ अली के ग्रुप को एक तल्ख जंग का सामना करना पड़ेगा, जमीन में धंसे हुए टर्बिल टाइम्स को देखकर हक्का बका रह गए। क्या वो वाकई टीम का खिलाड़ी है? इन सब ने टर्बिल टाइम्स के डेमन की शक्ल इख्तियार करने के बाद इसका हाला महसूस किया था। ये इतना ताकतवर था कि इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकता था। बरजरकर की गहरी जंगी तकनीकों के साथ मिलकर वो 3 माहिरीन को बहुत कम बगैर किसी कोशिश के मार सकता था। 3 के खिलाड़ियों के पास इसके खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ वही माहिरीन जो 4 तक पहुंच चुके हों, टर्बिल टाइम्स जैसे मोन्स्टर को दबाने की ताकत रखते होंगे। और फिर भी सैफ अली, जो आम नजर आता था और जिससे 3 खिलाड़ी के हाले का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा था, उसने बरजरकर को महज ताकत से मगलूब कर दिया था। देखने वाले हर शख्स को ऐसा लगा जैसे मैन गार्ड सिस्टम उनके साथ मजाक कर रहा हो। वो वाकई इतना ताकतवर है। जब पर्पल राकुशस और ग्रेसफुल मोनारक ने टर्बिल टाइम्स की धंसी हुई शक्ल देखी तो उनके जहन सुन हो गए। अगरचे अलूजी वर्ड्स ने उन्हें बताया था कि सैफ अली मोन्स्टर की तरह ताकतवर है, यहां तक कि इस बात पर इसरार किया था कि वो तलवारबाज का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया था। पहले सैफ अली ने एक ही चाल से 17-3 डेमोनाज माहिरीन को पीछे हटा दिया। फिर उसने एक और चाल इस्तेमाल की जिसने खला को चीर दिया और टर्बिल टाइम्स को शदीद जख्मी कर दिया। इस शख्स की ताकत महज इंसुनी थी। सिर्फ इस मुज़क्का खेज ताकत के साथ सैफ अली 103 खिलाड़ियों को बेवकूफ़ बनाने की पूरी सलाहियत रखता था। डेमोनाज्ड होने पर टर्बिल टाइम्स गैर इंसानी बुनियादी एट्रीब्यूट्स से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर कोई दूसरा 3 खिलाड़ी सैफ अली के हमले के सामने खड़ा होता तो वो फौरन हलाक हो जाता। दूसरे लफ्जों में, सैफ अली इतना ताकतवर था कि 3 खिलाड़ियों को पलक झपकते ही मार सकता था। इसके सामने 2 और 3 खिलाड़ियों में तकरीबन कोई फर्क नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ी थोड़ी ज्यादा ताकतवर चींटियां थे। पर्पल राकुशस और ग्रेसफुल मोनारक अब कमोबेश समझ गई थीं कि अलूजी वर्ड्स सैफ अली की क्यों मोतरिफ थी और उसने क्यों दावा किया था कि वो अकेला आने वाली जंग का पांसा पलट सकता। यकीनी तौर पर वो मजीद ताकतवर हो गया है जब अलूजी वर्ड्स ने सैफ अली को देखा, जो सेंटिनल शेल्टर के खिलाड़ियों के दरमियान फखर से खड़ा था, तो वो अपनी तल्ख मुस्कुराहट पर काबू ना पा सकी। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर जंग के बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने सैफ अली को एक बेमिसाल मोन्स्टर के तौर पर तस्लीम कर लिया था जिसे छेड़ा ना जाए, लेकिन उन्होंने इसके बाद से अपनी तरक्की जारी रखी थी। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि उनकी बुनियादें 0 ओनग से ज्यादा मजबूत थीं, अलूजी वर्ड्स को यकीन था कि उसे सैफ अली के बराबर पहुंच जाना चाहिए था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसके और तलवारबाज के दरमियान फासला बढ़ गया है। वो आजिज़ी दिखा रही थी जब उसने ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल राकुशस को बताया था कि वो 0 ओनग के गिल्ड लीडर के सामने 3 चालों से ज्यादा नहीं टुक सकेगी। दरहकीकत इसे यकीन था कि उसे सैफ अली के 5 अच्छे वार सहने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने हाल ही में एक बिल्ड लाइन हासिल की थी और उसकी लाइफ रेटिंग एक आम 3 खिलाड़ी से कहीं ज्यादा थी। इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में भी काफी इजाफा हुआ था, लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती पर थी।
جب سیف علی کے حملے نے خلا کو چیر دیا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کے وار میں ٹرچار کی طاقت تھی۔ حملے کے بڑے دائرے اور تیز رفتار کے ساتھ مل کر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس ناقابل تسخیر مہارت جادو کے بغیر حملے سے بچنے ایسے روکنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ قدرتی طور پر بلو فروسٹ اور اس کے ساتھی سیف علی اور ٹربل ٹائمز کے درمیان تبادلے کا نتیجہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے زیرو اونگ کے ارکان کی طرح رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بلو، کیا وہ واقعی ہمارے گلڈ لیڈر ہیں؟ ایک لیول 108 3 گارڈین نائٹ نے بلو فروسٹ کو ٹہکا دیا۔ جب انہوں نے یہ سوال سنا تو گلڈ میں حال ہی میں شامل ہونے والے کئی دوسرے ارکان تجسس بھری نظروں سے اپنے وائس گلڈ لیڈر کی طرف موڑے۔ شیلٹر 1 کی ترقی کے اچھے امکانات کے علاوہ وہ بلو فروسٹ کی انفرادی طاقت کی وجہ سے زیرو اونگ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ بیرونی دنیا میں زیرو اونگ کی بڑی شاخوں کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ ڈارک ڈین کے بہت سے شیلٹرز نے بیرونی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کر رکھا تھا۔ مالی مدد کے علاوہ شیلٹر 1 کو زیرو اونگ کی مرکزی شاخ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا۔ ان کا تعلق دیگر شیلٹرز کے مقابلے میں بہت کمزور تھا جنہیں بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں مرکزی شاخ کی طاقت پر شک تھا۔ تاہم سیف علی کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد ایک بے وقوف بھی بتا سکتا تھا کہ زیرو اونگ کوئی معمولی گلڈ نہیں ہے۔ اتنے طاقتور گلڈ لیڈر کے ساتھ انہیں یقین تھا کہ شیلٹر 1 آخر کار ڈارک ڈین کے ٹاپ 3 شیلٹرز میں سے ایک بن جائے گا۔ جی ہاں، وہ ہمارے گلڈ لیڈر بلیک فلیم ہیں۔ بلو فروسٹ نے اپنے ساتھی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن جیسے ہی اس نے سیف علی کو گھورا وہ اپنی یادداشت پر سوال اٹھائے بغیر نہ رہ سکا۔ تلوار باز نے جو طاقت ابھی استعمال کی تھی وہ بہت زیادہ جابرانہ تھی۔ وہ شخص اس سیف علی جیسا بالکل نہیں تھا جو اسے یاد تھا۔ جب شیلٹر 1 کے زیرو اونگ ارکان نے تصدیق سنی تو ان کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ جشن مناتے، ٹربل ٹائمز نے خود کو اپنے گرد بنے گڑے سے باہر نکالا اور سیف علی کو غصے سے گھورنے لگا۔ اگر اس نے 3 ممنوعہ مہارت سے اس حملے کو نہ روکا ہوتا تو وہ اپنی آدھی سے زیادہ ایچ پی کھو چکا ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ہلکا لیا، فروسٹ۔ تمہارے پیچھے ایسے گلڈ لیڈر کے ہوتے ہوئے تم میری پہنچ سے باہر ہو، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ ایک ناکامی سینٹینل شیلٹر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ ڈیمن کھلاڑی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف مضبوط ہی ہوں گے۔ ہماری اگلی ملاقات شیلٹر 1 کا خاتمہ ہوگی، ٹربل ٹائمز نے بلو فروسٹ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سینٹینل شیلٹر کا ہر کھلاڑی مڑا اور بھاگ نکلا۔ انہوں نے سیف علی اور شعلہ رانی کو حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ تاہم جب بلو فروسٹ نے ٹربل ٹائمز کی وارننگ سنی تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ دریں اسنا ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کے ارکان اپنا سر ہلانے اور آہ بھرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ جیسا کہ ٹربل ٹائمز نے کہا تھا، ڈیمن کھلاڑی اور عام کھلاڑی مختلف سطحوں پر تھے۔ ڈیمن کھلاڑی اپنے ڈیمن رینک کو اپ گریڈ کرنا جاری رکھ سکتے تھے، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جنگی طاقت بڑھتی جاتی۔ سیف علی شاید ابھی سینٹینل شیلٹر کے ڈیمن کھلاڑیوں کو روک سکے، لیکن وہ کب تک ایسا کر سکے گا؟ مزید برآں، سیف علی زیرو اونگ کا گلڈ لیڈر تھا۔ وہ ڈارک ڈین میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار جب وہ چلا گیا تو شیلٹر 1، جو وسائل پر سینٹینل شیلٹر سے مسلسل لڑتا رہتا تھا، نقصان اٹھائے گا۔ تم غلط نہیں ہو، لیکن یہ صرف تب ہی سچ ہوگا جب تم اپنی جانیں بچا کر بھاگ سکو۔ سیف علی دھاڑا ٹربل ٹائمز کو بھاگنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر۔ ڈیمن کھلاڑی اپنا ڈیمن رینک بڑھا کر اپنی جنگی طاقت بڑھا سکتے تھے، لیکن ان میں ایک مہلک خامی تھی، وہ مرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار جب کوئی ڈیمن کھلاڑی مر جاتا تو وہ اپنی طاقت اور شہرت کا ایک بڑا حصہ کھو دیتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ڈیمن کھلاڑیوں کو مسلسل پریشان رکھتا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب غیر معمولی طور پر طاقتور ہیں گلڈ لیڈر بلیک فلیم، لیکن اگر ہم فرار ہونے پر توجہ دیں تو اب ہم میں سے کتنے کو مار سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ اپنی توانائی بچا کر رکھیں۔ جیسے ہی ٹربل ٹائمز نے اپنی بات ختم کی، اس نے خود کو 5 ہم شکلوں میں تقسیم کر لیا۔ 5 ہم شکل پھر الگ ہو گئے اور مختلف سمتوں میں بھاگے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، سینٹینل شیلٹر کے باقی 3 ماہرین نے بھی اپنے پتے استعمال کیے تو اپنی نقل و حرکت کی رفتار بڑھا دی۔ آمدان جنگ میں الجھن پیدا کرنے کے لیے ہم شکلوں کا ایک گروہ بنا لیا۔
یہ واضح تھا کہ سینٹینل شیلٹر کے ماہرین فرار ہونے اور بچنے میں کافی ماہر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سیف علی شعلہ رانی کے تعاقب سے خوفزدہ نہیں تھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ٹربل ٹائمز کے بھاگنے کے باوجود سیف علی نے اس کا پیچھا کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہ ہنسا اور پوچھا، اگر ہم 2-3 جادوئی کلاسوں کو اس لڑائی میں شامل ہونے کی دعوت دیں تو کیا ہوگا؟ اچانک ٹربل ٹائمز کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جادوئی کلاسیں جسمانی کلاسوں کے مقابلے میں ٹیم کی لڑائیوں کے لیے زیادہ موزوں تھیں۔ وہ مان جنگ میں کہیں زیادہ جنگی طاقت کا مظاہرہ کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گریس فل مونارک نے بلو فروست کو ایک سٹریم لائٹ شیلٹر میں مدعو کرنے کے لیے اتنی کوشش کی تھی۔ اچانک نان جنگ سے تقریباً 100 گز دور خلا دھندلا ہونے لگا۔ پانی کی ایک شفاف دیوار نمودار ہوئی جس کے سامنے 2 خواتین خوبصورت جادوئی لباس پہنے کھڑی تھیں۔ ان خواتین کے گرد 300 گز کے اندر موجود تمام مانا جمع ہو گئی۔ ان کے گرد مانا کی کثافت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس علاقے میں دھند کی ایک پتلی تہ بن گئی۔ یہ ہے کیا وہ مکمل طور پر کھلی ہوئی مانا باڈی ہے؟ چیپٹر 2515 عروج کی تلوار۔ آبدا گال اور وانیا کو نان جنگ میں اپنے گرد مانا جمع کرتے دیکھ کر ٹربل ٹائمز کا چہرہ مزید تاریک ہو گیا۔ مانا باڈی ٹرتین کی علامت تھی اور ٹرتین تک پہنچنے والا کوئی بھی کھلاڑی ایک بات سمجھتا تھا، ان کا اپنی مانا باڈی پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ انہیں پہلے اپنی مانا باڈی کے بارے میں سیکھنے اور اس کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہی وہ اپنی مانا باڈی پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے تھے اور ٹرتین کلاس کی اصل طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ تاہم مانا باڈی کی مکمل صلاحیتوں کو کھولنا آسان نہیں تھا۔ بہت کم ٹرتین ماہرین نے تو ابھی شروعات بھی نہیں کی تھی، اور پھر بھی مانا باڈی کی مکمل صلاحیتوں کے حامل 2 ماہرین لڑائی میں شامل ہو گئے تھے اور دونوں ہی جادوئی کلاس کے کھلاڑی تھے۔ کیا یہ سچ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ انہوں نے پہلے ہی اپنی مانا باڈی کی مکمل صلاحیتیں کھول لی ہیں۔ زیرو اونگ کس قسم کا گلڈ ہے؟ گریس فل مونارک اور پرپل راکوشس کی آنکھوں میں شدید صدمہ چمک اٹھا جب انہوں نے دور کھڑی آبدا گال اور وانیا کو گھورا۔ زیرو اونگ کے پاس سیف علی جیسا مونسٹر ہونا پہلے ہی حیران کن تھا، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ گلڈ کے پاس 2 جادوئی کلاس کے ماہرین بھی ہیں جن کی مانا باڈی مکمل طور پر کھلی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کھیل کے اس مرحلے پر بھی یہ انتہائی ناممکن تھا کہ مختلف سپر پاورز کے پاس مانا باڈی کی مکمل صلاحیتوں کا حامل ایک بھی ماہر ہو، پھر بھی زیرو اونگ کے پاس 2 تھے۔ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ یہاں تک کہ الوژی ورڈز بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو دیکھ رہی تھی اس پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ چونکہ مختلف سپر پاورز کے زیادہ ارکان ٹرتین تک پہنچنا شروع ہو گئے تھے، ان سپر پاورز نے اپنی توجہ مزید ٹرتین کھلاڑیوں کو تیار کرنے کے بجائے اپنے ٹرتین ارکان کی مانا باڈی کی صلاحیتوں کو کھولنے میں مدد کرنے پر مرکوز کر دی تھی۔ تاہم اپنی مانا باڈی کو کنٹرول کرنا جسمانی باڈی کو کنٹرول کرنے جیسا نہیں تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے کھلاڑیوں کا مانا کنٹرول بہترین ہونا ضروری تھا۔ مانا باڈی کو کھولنے کے لیے اتنے اعلیٰ مانا کنٹرول کی ضرورت ہوتی تھی کہ جادوئی کلاس کے کھلاڑی بھی جو اکثر مانا کا استعمال کرتے تھے، جسمانی کلاس کے کھلاڑیوں پر صرف تھوڑی سی برتری رکھتے تھے۔ مانا باڈی کی صلاحیتوں کو کھولنا ایک بتدریج عمل تھا۔ کھلاڑیوں کو بار بار تجربات کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، آہستہ آہستہ یہ سیکھنا ہوتا تھا کہ ان کی مانا باڈی کیسے کام کرتی ہے۔ اس عمل کو چھوڑنا ناممکن تھا کیونکہ ہر کھلاڑی کی مانا باڈی مختلف ہوتی تھی۔ کرمزن ایمپرر کے موجودہ ٹاپ کھلاڑی نے اپنی مانا باڈی کی صلاحیتوں کا صرف 35% کھولا تھا، اور گلڈ کے باقی 3 ماہرین نے تو ابھی 1% بھی نہیں کھولا تھا۔ جیسے جیسے کوئی اپنی مانا باڈی کو زیادہ کھولتا، عمل مزید مشکل ہوتا جاتا۔ کرمزن ایمپرر کے اندازوں کے مطابق ایک 3 کھلاڑی کو کسی بھی خوش قسمتی کے بغیر اپنی مانا باڈی کی مکمل صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے کم از کم 2 یا 3 ماہ کی انتھک محنت کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اور اب الوژی ورڈز کو معلوم ہوا کہ آبدا گال اور وانیا دونوں نے اپنی مانا باڈی کی مکمل صلاحیتیں کھول لی ہیں۔ وہ اس پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ مزید برآں وہ مانا جس پر ان دونوں خواتین کا کنٹرول تھا واقعی خوفناک تھا۔ کئی 100 گز دور کھڑے ہونے کے باوجود الوژی ورڈز ان کی طرف بہنے والے مانا کے طوفان کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ ایسا تھا جیسے وہیل مچھلیوں کو سانس لیتے ہوئے دیکھنا۔ وہ دونوں خواتین عملی طور پر چلتے پھرتے مانا انجن تھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اپنے ہوش و حواس بحال کرتا، آبدا گال اور وانیا نے اپنے منتروں کی آخری آیات مکمل کر لی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا،
नान जंग के ऊपर एक नीला दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ जिसने 100 गज के दायरे को ढांप लिया। दरी असना वानिया के गिर्द सैकड़ों चांदी के जादुई दायरे जाहिर हुए। 3 सपर स्पेल, फरोसत बरस्ट वाटरफॉल, शेडो रेज। अपनी माना बॉडी की मदद से इन ख्वातीन के जादू ने 400 गज के दायरे में मौजूद तमाम माना को जज्ब कर लिया। अचानक ऊपर से बर्फ के लातादाद टुकड़ों की बारिश होने लगी और जैसे ही वो गुजरते खला जिम जाता। इन बर्फ के टुकड़ों से टकराने वाला कोई भी 2 डेमोनाज्ड खिलाड़ी फौरन बर्फ के मुजस्समे में बदलकर हलाक हो गया। जब बर्फ किसी 3 डेमोनाज माहिर को छूती तो उसने उनकी HP का 1/3 हिस्सा छीन लिया। जबकि आबिदा गाल की बर्फ ने नान जंग को ढांप लिया था, वानिया के शेडो रेज के साय की तलवारें भागते हुए डेमन खिलाड़ियों के दरमियान रक्स करने लगीं। न सिर्फ इसकी माना बॉडी ने इसके साय की तलवारों को मजबूत किया था, बल्कि फरीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक के मैजिक लाइट पेंडेंट ने भी ऐसा ही किया था। 300 साय की तलवारें, जो टर-4 के मेयार के करीब ताकत रखती थीं, सेंटिनल शेल्टर के भागते हुए अरकान से टकराईं। तलवारें इतनी ताकतवर थीं कि टर-3 माहिरीन भी कुछ नुकसान उठाए बगैर उन्हें नहीं रोक सकते थे। टर-2 के खिलाड़ियों को तो मुजाहमत करने का वक्त भी नहीं मिला, इससे पहले कि वो मारे जाते। कुछ देर के लिए सेंटिनल शेल्टर से आने वाले सैकड़ों भागते हुए खिलाड़ी बर्फ के मुजस्समों में बदल गए, असाई की तलवारों से टुकड़े टुकड़े हो गए, वो सब रोशनी के जर्रात में बदल गए। भागने वाले टर-3 माहिरीन भी मौत से ना बच सके। बर्फ और रोशनी की इस दुनिया के बावजूद जो मान जंग बन चुका था, एक्सट्रीम लाइट शेल्टर के किसी भी तमाशाई खिलाड़ी को यह मंजर खूबसूरत नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ खौफ और दहशत महसूस की जब उन्होंने इस तबाही को देखा। हर कोई पहले ही जानता था कि जादुई क्लास के खिलाड़ी नान जंग में जिस्मानी क्लास के खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन वो उन दोनों ख्वातीन को अपने दुश्मनों को तबाह करते हुए देखकर अपनी हैरत पर काबू ना पा सके। आबिदा गाल और वानिया ने मजमूई तौर पर सिर्फ 2 जादू इस्तेमाल किए थे। इतने बड़े पैमाने पर बमबारी के बावजूद न सिर्फ उन ख्वातीन के हमलों ने अपने इत्तेहादियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उन्होंने सेंटिनल शेल्टर के खिलाड़ियों की तादाद में भी जबरदस्त कमी कर दी थी। उनके जादू करने के बाद से सिर्फ 4 सेकंड गुजरे थे, फिर भी उन्होंने 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को हलाक कर दिया था। मजीद बरा वक्त गुजरने के साथ साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती गई। टर-3 माहिरीन की 100 रुकनी टीम भी इतनी मुअस्सर साबित न होती। सेंटिनल शेल्टर से आने वाला हर खिलाड़ी एक डेमोनाज्ड खिलाड़ी था। यहां तक कि उनके टर-2 अरकान की जंगी ताकत भी अपने डेमन की शक्ल में तब्दील होने के बाद तकरीबन टर-3 खिलाड़ी के बराबर थी। टर-3 खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक वॉर करना भी एक जिदोजहद थी, उन्हें मारना तो दूर की बात। मजीद बरा डेमोनाज्ड खिलाड़ियों के पास इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा HP, डिफेंस और मैजिक रेसटनेस थी। ज्यादा से ज्यादा एक टर-3 महारत जादू उन खिलाड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। उन्हें पलक झपकते ही मारने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत थी। ताहम आबिदा गाल और वानिया के जादू ने सेंटिनल शेल्टर के टर-2 खिलाड़ियों को फौरन मार दिया था, जिससे दुश्मन के हीलर्स को उनकी मदद करने का कोई मौका नहीं मिला। मजीद बरा जादू से होने वाला मुज़क्का खेज नुकसान उनके बारे में सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू नहीं था। जिस चीज ने वाकई सबको हैरान कर दिया वो ये हकीकत थी कि वो जादू ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी एक जिंदगी हो। वो हमेशा खिलाड़ियों के अंधे मकामात को निशाना बनाते थे। सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन और उससे ऊपर वालों के पास ही उन्हें रोकने का कोई मौका था। बाकी सबको उन हमलों का पूरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। ब्लैक फुलियम टर्बिल टाइम्स की आंखें फट गईं जब उसने अपने एक के बाद एक मातहत को गिरते देखा। वो जो भी खिलाड़ी अपने साथ लाया था वो सेंटिनल शेल्टर का एक माहिर था, और वो सब शेल्टर में अहम किरदार अदा करते थे। बर्जरकर एक झटके से रुका और अपने बैग से एक दिव्हैकल सिया क्रिस्टल निकाला। दीवानावार वो चलाया, चूंकि तुम मेरे लोगों को जिंदा नहीं रहने दोगे, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात के साथ ही टर्बिल टाइम्स ने क्रिस्टल को तोड़ दिया। अचानक मैदान के ऊपर सिया बादल बन गए और एक बहुत बड़ा स्पेशल शिगाफ आसमान को चीर गया। फिर एक दिव्हैकल हाथ, जो पहाड़ जितना बड़ा था, इस शिगाफ से बाहर निकला। बिल्लो फ्रोसेट की टीम और एक्सट्रीम लाइट शेल्टर के खिलाड़ियों ने खौफ से ये मंजर देखा। क्या डेमन किंग्स हैंड? इसके पास ये आला कैसे है? क्या टर्बिल टाइम्स पागल हो गया है? क्या वो चाहता है कि सब मर जाएं? सब खत्म हो गया, हम सब मर गए।
एक्सट्रीम लाइट शेल्टर के खिलाड़ियों ने टर्बिल्ड टाइम्स को उसकी बेरहमी पर कोसा। डेमन किंग्स हैंड हर डार्क डैन खिलाड़ी का डरावना ख्वाब था। एक आजाद खिलाड़ी के हाथ एक बार ये आला लग गया था और अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए इसने इस शेल्टर को तबाह करने के लिए डेमन गार्ड्स हैंड का इस्तेमाल किया था, जो उसका जिम्मेदार था। डेमन किंग्स हैंड ने सिर्फ एक बार हमला किया था, जिसने शेल्टर को मिट्टी में मिला दिया था। वो हमला एक बड़े पैमाने का हमला था। अगरचे टर्बिल्ड टाइम्स ने एक एक्सट्रीम लाइट शेल्टर से कई सौ गज दौड़ डेमन किंग्स हैंड को बुलाया था, लेकिन ये अब भी उसकी जद में था। यहां तक कि अलुजरी वर्ड्स ने भी मौत की मौजूदगी को अपने गिर्द महसूस किया। शेल्टर के रिहायशियों की तो बात ही छोड़े, बदकिस्मती से भागने में बहुत देर हो चुकी थी। जादू पहले ही शक्ल इख्तियार कर चुका था और ट्रपांच के जादू के जेरे असर खला भी जिम जाता। वो फरार होने के लिए इंस्टेंटनेस मूवमेंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अगर वो कर भी सकती तो उसके पास जादू के दायरे से बचने का वक्त नहीं होता। इंस्टेंटनेस मूवमेंट इसे सिर्फ कई दर्जन गज दौड़ टेलीपोर्ट करती। डेमन किंग्स हैंड जब सैफ अली ने नीचे गिरता हुआ हाथ देखा तो उसका चेहरा भी तारीक हो गया। उसने फौरन डिसइंटीग्रेशन पावर फ़ाल की और खुद को ट्रिचार तक पहुंचा दिया, इससे पहले कि वो हुआ में छलांग लगाता और कलंगरे को दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर उठाए। इसे रोको। फर्स्ट सॉरोड लाइट शेडो, चैप्टर 2516 डार्क डैन की दास्तान। जैसे ही सैफ अली ने हुआ में छलांग लगाई, एक देवहैकल तलवार का अक्स उसकी मुक़द्दस तलवार के गिर्द नमूदार हुआ। सैफ अली ने वो ख़याली हथियार नीचे गिरते हुए डेमन किंग्स हैंड की तरफ लहराया, जिसने तमाशाई खिलाड़ियों को हैरान कर दिया जो मायूस होना शुरू हो गए थे। क्या वो वाकई डेमन किंग्स हैंड को रोकने की कोशिश कर रहा है? ग्रेसफुल मोनारक दंग रह गई जब उसने सैफ अली को हुआ में छलांग लगाते देखा। डेमन किंग्स हैंड के पास टर-5 की ताकत थी। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर का दिफाई जादुई दायरा भी इस हमले को नहीं रोक सकता था। खेल के इस मरहले पर यह जादू नाकाबिले तस्खीर था। यही वजह थी कि जैसे ही टर्बिल्ड टाइम्स ने डेमन किंग्स हैंड का इस्तेमाल किया था, हर कोई नाउम्मीदी का शिकार हो गया था। ग्रेसफुल मोनारक ने कभी तवक्को नहीं की थी कि सैफ अली फरार होने के बजाय डेमन किंग्स हैंड का मुकाबला करेगा। यह शख्स महज मज़ाक खेज था। कोई भी जो कुछ कर सकता था वो सिर्फ अपना सर हिलाना था जब वो देख रहे थे। कोई भी खिलाड़ी डेमन किंग्स हैंड के हमले को रोकने की उम्मीद नहीं कर सकता था। खिलाड़ी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। ताहम जिस लम्हे डेमन किंग्स हैंड नमूदार हुआ, कई हजार गज के अंदर खला जिम गया। किसी आला दर्जे के मैजिक स्क्रॉल के बगैर जो जमे हुए खला को तोड़ सके, खिलाड़ी फरार होने के लिए सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा कर सकते थे। यकीनन चंद मुख्तसर सेकंडों में पैदल कई हजार गज का फासला तय करने की कोशिश करना एक मजाक था। तो क्या हुआ अगर तुम सेंटिनल शेल्टर को दबा सकते हो? डेमन किंग्स हैंड के सामने तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। टर्बिल्ड टाइम्स, जो एक सिया रुकावट में घिरा हुआ था, तंज से बोला जब सैफ अली ने देवहैकल सिया हाथ पर हमला करने की कोशिश की। तुम सेंटिनल शेल्टर के लोगों के साथ ही मरोगे। डेमन किंग्स हैंड इसका सबसे बड़ा छुपा हुआ पता था। वो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जीरो ओनक को अपनी टीम का सफाया करके बच निकलने नहीं दे सकता था। डेमन किंग्स हैंड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी को सिया क्रिस्टल तोड़ने से पहले इसे इस्तेमाल करने वाले को मारना होगा। एक बार जब क्रिस्टल टूट जाता तो उसके अंदर मौजूद तवानाई न सिर्फ डेमन किंग्स हैंड को बुलाती, बल्कि इस्तेमाल करने वाले के गिर्द एक हिफाजती ढाल भी बना देती, जो उसे डेमन किंग्स हैंड के गजब से महफूज रखती। जब तक टर्बिल्ड टाइम्स ने अपनी बात खत्म की, ख्याली देवहैकल तलवार नीचे गिरते हुए सिया हाथ से टकरा चुकी थी। डेमन किंग्स हैंड एक पहाड़ जितना बड़ा था, और अगरचे ख्याली तलवार काफी बड़ी थी, लेकिन इस देवहैकल हथेली के सामने वो एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो बिल्कुल मामूली थी। बूम! जिस लम्हे दोनों हमले मिले, आसमान टूट गया और एक बहुत बड़ा स्पेशल शिगाफ कई सौ गज तक फैल गया। धमाके की आवाज पूरे नक्शे में गूंज उठी और शदीद झटके ने नीचे मौजूद खिलाड़ियों को पीछे धकेल दिया, जिससे वो लड़खड़ा गए। एक बार जब झटका गुजर गया तो तमाशाई खिलाड़ियों ने ऊपर देखा और महसूस किया कि वो देवहैकल हाथ एकदम रुक गया था, जैसे इसे किसी गैर मरी दीवार का सामना हो। अचानक एक साया आसमान से नीचे गिरा और किसी शहान साकिब की तरह जमीन से टकराया, इतनी रफ्तार के साथ के टकराने से एक गड़ा बन गया जो कई मीटर गहरा और 2 दर्जन मीटर से ज्यादा चौड़ा था। हर कोई सदमे से जिम गया। वो सिर्फ 4 सेकंड गुजरने के बाद ही अपने होश व हवास में आए।
उसने कर दिखाया। उसने वाकई उसे रोक लिया। लेकिन वो डेमन किंग्स हैंड है। ये टिर 5 के हमले जितना ताकतवर है का वो इंसान भी है। एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के खिलाड़ी हैरत से चीख उठे। एक लम्हे के लिए वो ये जश्न मनाना भी भूल गए कि वो अभी डेमन किंग्स हैंड के हमले से बच गए हैं। तो वो है ज़ीरो ओनग का गिल्ड लीडर पर्पल राकुशस की आंखों में हैरत चमक उठी जब इसने इस सियाह हाथ को घूरा जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था। सैफ अली महज बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने डार्क डैन छोड़ने के बाद बहुत से माहिरीन से मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी सैफ अली का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी ताकत अल्फाज से बालातर थी। डेमन किंग्स हैंड हर डार्क डैन खिलाड़ी का डरावना ख्वाब था। इस हमले का सामना करते वक्त खिलाड़ी सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते थे। वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर भी सैफ अली ने अभी डेमन किंग्स हैंड को रोक दिया था। अगर वो किसी को इस वाकये के बारे में बताती तो कोई इस पर यकीन न करता, लेकिन इसने इसे अपनी आंखों से देखा था। अब वो वाकई ब्लैक फुलियम है। अलुशी वर्ड्स भी इतनी ही हैरान थी। वो जो कुछ अभी देख चुकी थी इस पर उसे मुश्किल से यकीन आ रहा था। वो टिर 5 के हमले की बात कर रहे थे। बैरूनी दुनिया का कोई गिल्ड सिटी भी ऐसे हमले से नहीं बच पाता, एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर जैसे किले की तो बात ही छोड़ें। अगर डेमन किंग्स हैंड कामयाब हो जाता तो शहर के दिफाई जादुई दायरे और दीवारों का कुछ भी बाकी न रहता। ताहम सैफ अली ने हमले को रोक दिया था और उन सब को बचा लिया था। सिर्फ 5 अजीम सपर गिल्ड्स के हकीकी मोनस्टर्स ही गालिबन ऐसा कारनामा अंजाम देने की सलाहियत रखते थे। नामुमकिन। कोई इस चीज को कैसे रोक सकता है? टर्बिल टाइम्स दंग रह गया जब उसने डेमन किंग्स हैंड को गायब होते देखा। इसके जहन ने फितरी तौर पर इस सूरत-ए-हाल को कबूल करने से इनकार कर दिया। एक टिर 5 डेमन किंग का हमला टिर 4 खिलाड़ियों को भी भाप बना सकता है, टिर 3 माहिरीन की तो बात ही छोड़े। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए इस हमले को रोकना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन बरजरकर अपनी आंखें कितना ही क्यों ना मिल ले, वो इस हकीकत को नहीं बदल सकता था कि वो देवहकल सियाह हाथ गायब हो रहा था। ये वाज़ेह था कि हाथ ने इस तवानाई को ख़त्म कर दिया था जिसने इसे बुलाया था, और वो इस दुनिया में खुद को बरकरार नहीं रख सकता था। जबकि हर कोई डेमन किंग्स हैंड के गायब होने पर अपने सदमे और खुशी से लड़ रहा था, नानजंग के बीच में मौजूद बड़े गड़े से एक शक्ल बाहर निकली। ये कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था, जिसने हमले को रोका था। वो वाज़ेह तौर पर एक बुरी हालत में था। न सिर्फ वो शदीद जख्मी था, बल्कि इसकी HP भी 10% से कम रह गई थी। इसके हाथ में मौजूद मुक़द्दस तलवार शिद्दत से कांप रही थी जैसे तकलीफ से करा रही हो। वो मरा नहीं, वो बच गया। इसका डिफेंस और HP कितनी ज्यादा है। जब सब ने सैफ अली को गड़े से बाहर निकलते देखा तो सबके मुंह खिले रह गए। तलवारबाज का डेमन किंग्स हैंड को रोकना पहले ही नाकाबिले यकीन था, फिर भी अब उन्हें मालूम हुआ कि वो दरहकीकत इस कोशिश में बच गया है। उसने अभी एक टिर 5 का हमला सहा था, जो टिर 4 मीथक मोनस्टर्स को भी शदीद जख्मी करने के लिए काफी था अगर वो उसे बराह रास्त लेते। मौजूदा खिलाड़ियों के पास ऐसे वार से बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। गिल्ड लीडर। जब बिल्लो फरोसट और उसके साथियों ने सैफ अली को देखा तो वो खुश हो गए और उनकी आंखों में फखर चमकने लगा। उन्होंने अभी एक दास्तान बनते देखी थी, और उनका गिल्ड ज़ीरो ओनग उसका जिम्मेदार था। सैफ अली और ज़ीरो ओनग दोनों ही पूरे डार्क डैन में अफसानवी नाम बन जाएंगे जैसे ही इस वाक़ये की खबर फैलेगी। चैप्टर 2517 शोहरत पूरे डार्क डैन में फैल गई। हर कोई इस बात पर हैरान था कि सैफ अली डेमन किंग्स हैंड का मुकाबला करने के बाद बच गया है, लेकिन जिस खिलाड़ी की बात हो रही थी इसने सिर्फ एक गहरा सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है कि डेमन किंग्स हैंड की ताकत बमुश्किल टिर 5 पर है। अगर ये इससे ज्यादा ताकतवर होता तो वाइड शील्ड भी मुझे ना बचा पाती। अपने HP बार पर नजर डालते हुए सैफ अली को एहसास हुआ कि वो अपनी जान खोने के बहुत करीब था। अगर टर्बिल टाइम्स के बजाय मानाबाडी की मुकम्मल सलाहियतों के हामिल किसी माहिर ने डेमन किंग्स हैंड को बुलाया होता तो उसे मुज़ाहमत करने का मौका भी ना मिलता। गार्ड्स डोमेन में जादुई आलात के असरात खिलाड़ी की मानाबाडी की हालत के लिहाज से मुख्तलिफ होते थे। जब मानाबाडी बंद होने वाला कोई खिलाड़ी जादुई आला इस्तेमाल करता तो उसके असरात कम से कम होते, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जादुई आला फ़ाल करने के लिए अपनी मानाबाडी का माना इस्तेमाल करता तो वो इसकी ताकत को बढ़ा सकता था। अगर किसी टिर 5 माहिर ने डेमन किंग्स हैंड का इस्तेमाल किया होता तो वो गालिबन उसकी ताकत को टिर 5 के उरूज तक पहुंचा देते।
खुश किस्मती से टर्बिल टाइम्स ने अभी तक अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियतें नहीं खोली थीं। अपनी डिसइंटीग्रेशन आर्मर की मदद से सैफ अली ने खुद को टिर 4 तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसकी ताकत टिर 5 के करीब भी नहीं थी, यहां तक कि होली एनिहिलेशन की फर्स्ट सॉरोड इस्तेमाल करने के बाद भी। ज्यादा से ज्यादा इसके लाइट शेडो में टिर 4 की उरूज की ताकत थी। टिर 5 की ताकत के साथ हमला करने के लिए इसे सेकेंड सॉरोड होली डीवर में महारत हासिल करनी होगी। इसकी बुरी हालत की एक बड़ी वजह यह हकीकत थी कि इसने अभी तक लाइट शेडो को मुकम्मल तौर पर महारत से नहीं सीखा था। अगरचे वो फिर भी टिर 5 की ताकत नहीं रखता, चाहे इसने तकनीक को मुकम्मल कर लिया होता इसे इसकी हुदूद तक पहुंचाकर। ये सिर्फ इसे इस नुकसान से बचा लेती जो उसने डेमन किंग्स हैंड का मुकाबला करने में उठाया था, लेकिन वो जवाबी हमला उसकी मौजूदा हद थी। टिर 4 तक खुद को पहुंचाने के बाद भी लाइट शेडो को मुकम्मल तौर पर अंजाम देना अमली तौर पर नामुमकिन था। माना तकनीकें जंगी तकनीकों की तरह नहीं थीं, वो माना के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करती थीं। जंगी तकनीक के साथ खिलाड़ी का जिस्म जितना मजबूत होता, इसे अंजाम देना इतना ही आसान होता। दूसरे लफ्जों में, आला दर्जे के खिलाड़ियों के लिए अपनी जंगी तकनीकों का इस्तेमाल करना आसान होता था। ताहम माना तकनीकों के लिए इसके बरक्स सच था। खिलाड़ी जितना आला दर्जे का होता, इसके पास कंट्रोल करने के लिए इतना ही ज्यादा माना होता, और नतीजे के तौर पर माना को कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल होता जाता जैसे जैसे खिलाड़ी आला दर्जे तक पहुंचते। सिर्फ टिर 4 पर लाइट शेडो इस्तेमाल करने से इसकी आधी से ज्यादा तवज्जो खत्म हो गई थी। इसके इस्तेमाल की शरह इस वक्त से कई गना ज्यादा थी जब इसने टिर 3 पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। चूंकि अब का काम हो गया कमांडर टर्बिल, अब मेरी बारी है, सैफ अली गुस्से से बोला, अपनी नजरें थोड़ी दौर खड़े दंग रह जाने वाले बर्जरकर की तरफ मोड़ दें। सैफ अली ऊंची आवाज में नहीं बोला था, लेकिन जब सेंटिनल शेल्टर के बच जाने वालों ने इसे सुना तो उनके सर चकरा गए और खौफ उन पर गालिब आ गया। यहां तक कि टर्बिल टाइम्स की जिबिल्लत ने इसे भागने के लिए पुकारा और वो सैफ अली के हर कदम के साथ गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हटता गया। ये तलवारबाज मुंस्टर की तरह ताकतवर था। इस शख्स ने वाकई डेमन किंग्स हैंड के वार को सह लिया था। टर्बिल टाइम्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो सैफ अली के खिलाफ किया कर सकता है। अगरचे वो जानता था कि सैफ अली टिर 5 के हमले का मुकाबला करने के बाद अपनी आखिरी सांसों पर है और वो गालिबन एक आम हमले से तलवारबाज को मार सकता है, लेकिन वो खौफजदा था। वो कोशिश करने से भी डर रहा था। कोई भी इस बात की जमानत नहीं दे सकता था कि सैफ अली के पास कोई और चाल नहीं है। मजीद बरा, डेमन खिलाड़ियों को मरने पर इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी, खास तौर पर टर्बिल टाइम्स जैसे डेमन वाकांट्स को। हुजूम सिर्फ हैरत से देख रहा था। वो इस हालत में भी लड़ सकता है। ग्रेसफुल मोनारक का जहन सुन हो गया जब उसने सैफ अली का हाला महसूस किया, जो कमजोर होने के बजाय मजबूत हो रहा था। यहां तक कि इसे यकीन था कि वो सैफ अली को उसकी मौजूदा हालत में आसानी से शिकस्त दे सकती है। डेमोनाज टर्बिल टाइम्स की तो बात ही छोड़ी, लेकिन जब इसने तलवारबाज को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता टर्बिल टाइम्स की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी जिबिल्लत ने इसे भागने के लिए खबरदार किया। ब्लैक फुलियम, मैं हार मानता हूं, लेकिन यह सोचने की हिम्मत भी मत करना कि सेंटिनल शेल्टर बस हार मान लेगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हमारा शेल्टर 1 को अपना बना लेगा। टर्बिल टाइम्स कुछ हिम्मत जमा करते हुए धाड़ा। बर्जरकर ने फिर अपने बेग से एक कदीम चांदी का मैजिक स्क्रोल निकाला और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे फ़ाल कर दिया। जादू ने फौरन उसके सामने खला को चीर दिया। एक लामुत्तनाही खला के बजाय खिलाड़ियों ने शिगाफ के अंदर एक जलता हुआ जंगल देखा। उन्होंने जलते हुए दरख्तों के दरमियान अंधेरे में घिरे एक शहर की झलकियां भी देखे। बाउंड्री ब्रेकर स्क्रोल। सैफ अली स्पेशल शिगाफ देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि टर्बिल टाइम्स के पास इतना कीमती स्क्रोल होगा। बाउंड्री ब्रेकर स्क्रोल गॉड्स डोमेन के इंतहाई नायाब कदीम मैजिक स्क्रोल्स में से एक था। जब तक किसी के पास किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हों, वो खेल में कहीं से भी इस जगह टेलीपोर्ट कर सकते थे, यहां तक कि किसी दूसरी दुनिया अबर आजम से भी। ये स्क्रोल जमे हुए खला में भी मुअस्सर साबित होता था। ये एक अनमोल आला था जिसे खिलाड़ी टिर 5 मोनस्टर से भागने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। माजी में खिलाड़ियों और ताकतों ने एक ही बाउंड्री ब्रेकर स्क्रोल पर 5000 सूना खर्च किया था, और तब भी बहुत कम खिलाड़ी अपने स्क्रोल फरोख्त करने पर राजी थे। बस इंतजार करो, ब्लैक फुलियम। अगली बार जब हम मिलेंगे
तुम्हारा शेल्टर 1 गिर जाएगा, टर्बिल टाइम्स ने सैफ अली पर तंज करते हुए वादा किया। फिर इसने स्पेशल शिगाफ में छलांग लगा दी और डार्क डैन से गायब हो गया। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर का हर खिलाड़ी और बिल्लो फरोसट की टीम दंग रह गई। इनमें से किसी ने भी टर्बिल टाइम्स के अपनी बेरहमाना बातों के बाद फरार होने की तवक्को नहीं की थी। मजीद बरा, वो बगैर किसी दूसरे ख्याल के भाग गया था। टर्बिल टाइम्स डार्क डैन में अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था। अगर उसके पास जीत का जर्रा बराबर भी मौका होता तो वो आखिर तक लड़ता रहता। और फिर भी क्या वो वाकई टर्बिल टाइम्स था? उसका रद्द अमल गैर मामूली नहीं था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी गिल्ड लीडर से भाग जाता। डेमन किंग्स हैंड भी ब्लैक फुलियम को शिकस्त ना दे सका। हम जैसे 3 खिलाड़ी उसका भला क्या बिगाड़ सकते हैं? ब्लैक फुलियम हैरत अंगेज है। ऐसे गिल्ड लीडर के साथ जीरो ओनग को कभी अपनी तरक्की की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूं कि क्या शेल्टर 1 का जीरो ओनग अब भी अरकान भर्ती कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं यकीनी तौर पर दरखास्त दे रहा हूं। खामोशी के एक मुख्तसर लम्हे के बाद पूरे एक्सट्रीम लाइट शेल्टर में एक हंगामा बरपा हो गया, क्योंकि हर कोई टर्बिल टाइम्स के फरार होने पर बहस कर रहा था। उन्होंने सैफ अली के लिए अपनी तारीफ का इजहार भी किया और काफी खिलाड़ियों ने, जो कुछ अरसे से शेल्टर में तरक्की कर रहे थे, अपनी बुनियादें शेल्टर 1 में मुंतकिल करने और जीरो ओनग में शामिल होने पर गौर करना शुरू कर दिया। सैफ अली की मौजूदगी सुपर पावर्स को शेल्टर 1 पर हमला करने से रोकने के लिए काफी थी। मजीद बरा, सैफ अली जीरो ओनग का वाहिद मुनसटर जैसा ताकतवर खिलाड़ी नहीं था। अगर वो इन मोनस्टर्स से सीख सकें तो वो तेजी से मजबूत हो जाएंगे। वो आखिरकार भाग ही गया। बिल्लो फरोसट ने माथे पर बिल डाले जब उसने स्पेशल शिगाफ को गायब होते देखा। अगरचे वो इस बात पर हैरान था कि टर्बिल टाइम्स कितनी फैसलाकुन महारत से भागा है, लेकिन इस शख्स के इक़दामात बिल्कुल माकूल थे। सैफ अली की ताकत इतनी हैरान कुन थी। इस बात में कोई हैरत की बात नहीं थी कि टर्बिल टाइम्स सैफ अली से कितना डरता था, यहां तक कि भागने तक चला गया, ये जानते हुए भी कि सैफ अली के पास तकरीबन कोई जंगी ताकत बाकी नहीं थी। जबकि तकरीबन हर कोई टर्बिल टाइम्स के बेरहमाना वादे को अपनी साख बचाने की कोशिश के तौर पर देख रहा था, बिल्लो फरोसट जानता था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। डार्क डैन डेमन खिलाड़ियों को एक नाकाबिले तसव्वुर फायदामंद माहौल फराहम करता था, और अब जबकि टर्बिल टाइम्स ने जीरो ओनग की ताकत की गहराई देख ली थी, इसे अगली बार हमला करने पर गिल्ड पर काबू पाने का पूरा भरोसा होगा। मजीद बरा, इस हकीकत ने कि बर्जरकर ने एक के बाद एक कीमती आला इस्तेमाल किया था, साबित किया कि एक बड़ी ताकत सेंटिनल शेल्टर की हिमायत कर रही थी। अगर उन्होंने इससे सही तरीके से न निपटा तो शेल्टर 1 को हकीकी खतरे का सामना करना पड़ेगा। फरार? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से भाग सकते हो? सैफ अली हंसा जब उसने स्पेशल शिगाफ को आखिरकार बंद होते देखा। चैप्टर 2518 फासले की परवाह किए बगैर मारना। क्या तुमने इसे लॉक कर लिया है, शोला रानी? सैफ अली ने थोड़ी दौड़ खड़ी शोला रानी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों के पास एक और दिन जिंदा रहने के लिए फरार होने के बहुत से तरीके थे, और जब कोई भागते हुए खिलाड़ी का शिकार करना चाहता था तो वो ट्रैकिंग स्क्रोल्स, महारतों और जादू पर भरोसा कर सकता था। तमाम अहम क्लासों में से इसीसुन किसी हदफ का पीछा करने और इसे खत्म करने में सबसे ज्यादा माहिर था। एक बार जब कोई इसीसुन 3 तक पहुंच जाता और अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियतों को खोल लेता तो उनकी ट्रैकिंग की सलाहियतें एक मियारी तब्दीली से गुजरती थी। वो किसी दूसरे खिलाड़ी के माना सिग्नेचर को लॉक करने के लिए अपना माना इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रैकिंग स्क्रोल्स के बरक्स, इस तरीके से हदफ पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता था, जिससे इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। जब तक निशाना बनने वाला खिलाड़ी इस माना को हटा ना दे जो इसीसुन ने उन पर छोड़ा है, वो पीछा करने वाले से पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। मुतमईन रहें गिल्ड लीडर, मेरा माना इस पर है। चाहे वो दुनिया के कोने तक भाग जाए, मैं इसे ढूंढ सकती हूं। शोला रानी ने सर हिलाते हुए तस्दीक की। उसने सेंटिनल शेल्टर के हर रुकन के माना सिग्नेचर को लॉक कर लिया था, इससे पहले कि इसने 3 शील्ड वॉरियर को मारा था। चाहे आबिदा गाल और वानिया कार्रवाई न भी करती, लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सेंटिनल शेल्टर के किसी भी खिलाड़ी के पास अपनी जान बचाकर भागने का कोई मौका न होता। गिल्ड लीडर, क्या आप वाकई टर्बिल टाइम्स का पीछा करने का इरादा रखते हैं? स्पेशल शिगाफ की मंजिल एक ऐसा शहर है जो तारीख तवानाई में घिरा हुआ है। 90% इम्कान है कि वो डेमन खिलाड़ियों के इलाके में है। वो डेमन खिलाड़ी दूसरी नस्लों के खिलाफ इंतहाई मुतअस्सिब हैं।
चाहे अब वहां पहुंचने में कामयाब हो भी जाएं, आपको टर्बिल टाइम्स तक पहुंचने में मुश्किल पेश आएगी। बिल्लो फरोसट ने जल्दी से मुदाखलत की, सैफ अली को बर्जरकर का शिकार करने से रोकने की कोशिश करते हुए जिसकी बात हो रही थी। अगरचे टर्बिल टाइम्स अब भी शेल्टर 1 के लिए खतरा था, लेकिन सेंटिनल शेल्टर को अपने बहुत से टॉप माहिरीन को खोने के बाद बहाल होने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। दरी असना, शेल्टर 1 मजबूत होने के लिए इस मौका का इस्तेमाल कर सकता है। आज की जंग के बाद जीरो ओनग की शोहरत पूरे डार्क डैन में फैल जाएगी आखिरकार, और खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद शेल्टर 1 में शामिल होने के लिए आएगी। शेल्टर को अपनी तरक्की की रफ्तार की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब वो शेल्टर 1 को एक बड़े शेल्टर में अपग्रेड कर देंगे तो टर्बिल टाइम्स के लिए शेल्टर को खतरे में डालना मुश्किल हो जाएगा। यकीनन इन खिलाड़ियों ने जीरो ओनग का दुश्मन बनने का इंतखाब किया है, और मुझे ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो ऐसा करने की कीमत जान ले, सैफ अली ने पुख्ता अज़्म के साथ ऐलान किया। किसी और वक्त उसने शायद मामले को जाने दिया होता, लेकिन वक्त बदल गया था। जैसे जैसे डार्क डैन का बैरूनी दुनिया से ज्यादा राब्ता हो रहा था, मजीद सुपर पावर्स के इस दूसरी दुनिया पर अज़ाइम होंगे। अगर सुपर पावर्स डार्क डैन में तरक्की करना चाहती थीं, तो उन्हें पहले एक शेल्टर की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर उन्हें शुरू से एक शेल्टर बनाना और बढ़ाना पड़ा तो उस दूसरी दुनिया के फ़वाइद हासिल करने में सदियां लग जाएंगी। इसलिए वो पहले से तैयार शुदा शेल्टर्स पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब जबकि सेंटिनल शेल्टर पहला गिरोह था जिसने शेल्टर 1 को निशाना बनाया था, इसे उन्हें एक सबक सिखाना था और उन्हें एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करना था, ताकि दूसरी ताकतों को दिखाया जा सके कि जीरो ओनग को छेड़ा न जाए। अगर इसने अब कार्रवाई न की तो मुस्तकबिल में मजीद ताकतें इसके शेल्टर को निशाना बनाएंगी। मैं समझ गया। मैं ज़रूरी तैयारियों को देखूंगा, लेकिन अब जबकि मुख्तलिफ ताकतें ब्रोंज टेलीपोर्टेशन गेट्स पर लड़ रही हैं, मरकजी बर्रे आज़म का सफ़र करना इंतहाई मुश्किल है। मुझे डर है कि टर्बिल टाइम्स के पीछे जाने से पहले हमें कुछ वक्त दरकार होगा, बिल्लो फरोसट ने कहा। बिल्लो फरोसट समझ गया कि सैफ अली का क्या इरादा है जब उसने इस शख्स का जवाब सुना। ये वाज़ेह था कि सैफ अली टर्बिल टाइम्स की एक मिसाल बनाना चाहता था, लेकिन डार्क डैन और मरकजी बर्रे आज़म के दरमियान सफ़र करना आसान नहीं था। अब तक ब्रोंज टेलीपोर्टेशन गेट्स ऐसा करने का वाहिद काबिले भरोसा तरीका थे, लेकिन शेल्टर 1 इतना आला दर्जा का नहीं था कि इसके पास ऐसा गेट हो। उन्हें किसी बड़े शेल्टर का ब्रोंज टेलीपोर्टेशन गेट उधार लेना पड़ेगा। बदकिस्मती से इन गेट्स के दस्तयाब सलाट महदूद थे और ज़्यादातर पहले ही तकसीम हो चुके थे। किसी भी वक्त मरकजी बर्रे आज़म का सफ़र करना कोई आसान काम नहीं होगा। जैसे ही बिल्लो फरोसट ने बात ख़त्म की, एक करारी खुशगवार आवाज़ ने मुदाखलत की। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप डेमन के शहर जाना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। एक हार्नड ईगल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे उतरा, और खुशगवार आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अलूरी वर्ड्स की थी। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? सैफ अली ने पूछा। इसकी आंखों में हैरत चमक उठी। वो जानता था कि डेमन खिलाड़ियों के इलाके मरकजी बर्रे आज़म पर थे, लेकिन वो खुफिया ज़मीनों के मुशाबे थे। ना सिर्फ उन्हें ढूंढना इंतहाई मुश्किल था, बल्कि उनके मकामात भी निस्बतन गैर मुस्तहकम थे। इसकी वजह से मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी अपनी पिछली जिंदगी के दौरान डेमन ताकतों को ख़त्म करने के लिए जिदोजहद की थी। ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि मैं इसी शहर से आई हूँ, अलूरी वर्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो अब की कीमत क्या है? सैफ अली ने पूछा। इसे शक था कि अलूरी वर्ड्स मुफ्त में उसकी मदद करेगी। वो खातून क्रिम्सन एम्परर के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक थी आखिरकार, और अगरचे उनके दोनों गिल्ड दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो दोस्त भी नहीं थे। मुझे अदायगी की ज़रूरत नहीं है। इसे जीरो ओनग से दोस्ती करने की क्रिम्सन एम्परर की एक कोशिश समझी, अलूरी वर्ड्स ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है। जब तक क्रिम्सन एम्परर जीरो ओनग को नहीं छेड़ेगा, जीरो ओनग क्रिम्सन एम्परर से टकराने से ग्रेज करेगा। सैफ अली ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। मैं बाद में अपने आला हुक्काम को उसकी इत्तला दूंगी, अलूरी वर्ड्स ने कहा। जैसे ही सैफ अली उसकी तजवीज़ पर राजी हुआ, उसने सुकून का सांस लिया। ताहम वहां जाने से पहले मुझे आपको खबरदार करना चाहिए। डेमनस हार्ट, एक उभरता हुआ डार्क गिल्ड, इस डेमन सिटी पर हुकूमत करता है। ये गिल्ड 3 सेंट्स एम्पायर में तेजी से तरक्की कर रहा है। ये तकरीबन ऐसा है जैसे ये अभी कहीं से नमूदार हुआ हो।
यहां तक कि सपर गिल्ड बैटल वोल्व्स को भी डैमनस हार्ट के खिलाफ भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चूंकि टर्बिल टाइम्स के पास शहर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरा ख्याल है कि इसका इस डार्क गिल्ड के साथ काफी गहरा ताल्लुक है। वो डेमन सिटी इत्तेफाक से डैमनस हार्ट का मरकजी हेड क्वार्टर है। डैमनस पूरे नक्शे को कंट्रोल करते हैं। दर हकीकत डेमन रिहायशी किसी भी गैर डेमन खिलाड़ी को निशाना बनाते और उस पर हमला करते हैं जिसे वो पाते हैं। अगर आप टर्बिल टाइम्स को मारना चाहते हैं तो आपको नक्शे को ज्यादा तलाश करने से गुरेज करना चाहिए। जबकि अलजी वर्ड्स ने सूरत-ए-हाल की वजाहत की थी, बिल्लो फरोसट, जिसने शुरू में शिकार की मंजूरी दी थी, इसके चेहरे पर संजीदा तासुर नमूदार हुआ। अगर टर्बिल टाइम्स का डैमनस हार्ट के साथ ताल्लुक सिर्फ सतही होता तो उन्हें कोई मसला ना होता, लेकिन अगर वो डार्क गिल्ड के करीब होता तो ये एक अलग कहानी होती। यहां तक कि सपर गिल्ड्स को भी डैमनस हार्ट के मामले में सर दर्द होता था। अगर टर्बिल टाइम्स डार्क गिल्ड के हेड क्वार्टर के अंदर छप गया तो उसका शिकार करने की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। डैमनस हार्ट तो इसीलिए वो इतना पुरएतमाद था, सैफ अली को एहसास हुआ। डैमनस हार्ट इसके माजी के दौरान गॉड्स डोमेन के 6 अजीम डार्क गिल्ड्स में से एक रहा था। पूरा गिल्ड डेमन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था और अगरचे इसमें दूसरे सपर पावर्स जितने खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन हर रुकन के पास गैर मामूली जंगी ताकत थी। आम खिलाड़ियों का उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। बहुत से सपर गिल्ड्स को माजी में डैमनस हार्ट के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। डार्क गिल्ड ने कई सपर गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स को भी हलाक किया था। ये अमली तौर पर 5 अजीम सपर गिल्ड्स जितना ताकतवर था। जहां तक सैफ अली को याद था, डैमनस हार्ट ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान इसी वक्त के करीब मजबूत होना शुरू किया था। अगर टर्बिल टाइम्स को लगता है कि वो सिर्फ इसलिए जीरो ओनग का मुकाबला कर सकता है क्योंकि इसके पास एक ताकतवर पुश्तपना है, तो वो सख्त गलती पर है। जब सैफ अली ने टर्बिल टाइम्स के जुर्रतमंदाना फरार को याद किया तो उसने तंज किया। उसने अलुजी वर्ड्स की तरफ मोड़कर पूछा, वाइस गिल्ड लीडर अलुजी, अब मरकजी बर्रे आजम तक कितने लोगों को मुंतकिल करने में मेरी मदद कर सकती है? मेरे पास ज्यादा सलाट दस्तयाब नहीं है। क्या मैं जान सकती हूं कि आप अपने साथ कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर मेरे पास काफी ना हुए तो मैं दूसरे गिल्ड से कुछ सलाट उधार ले सकती हूं। अलुजी वर्ड्स ने मामले पर कुछ सोचने के बाद पेशकश की। 300 से कुछ ज्यादा। चैप्टर 2519 डेमन के इलाके की तरफ रवानगी। 300 से ज्यादा। अलुजी वर्ड्स ये सुनकर दंग रह गई कि सैफ अली अपने साथ कितने खिलाड़ी ले जाने का इरादा रखता है। जहां तक इसका ताल्लुक था, सैफ अली खुशकिस्मत होता अगर वो अपने साथ 20 माहिरीन ले जा पाता। वो डेमन के इलाके में दरअंदाजी की बात कर रहे थे। आखिरकार न सिर्फ ताकतवर मोनस्टर्स इस नक्शे पर घूमते थे, बल्कि इस इलाके में बहुत से ताकतवर डेमनस और डेमन खिलाड़ी भी मौजूद थे। इंसानी खिलाड़ी डेमनस हार्ट की इजाजत के बगैर नक्शे तक नहीं पहुंच पाते। यहां तक कि 3 माहिरीन को भी इस नक्शे में जिंदा रहने में मुश्किल पेश आती। एक बार जब किसी इंसानी खिलाड़ी का पता चल जाता तो उनका पीछा लातादाद डेमन खिलाड़ियों के जरिए किया जाता। दरीं असना, अगर कोई नक्शे में किसी मखसूस खिलाड़ी को मारना चाहता है तो उसे छप कर रहना होगा और वार करने के लिए मुनासिब मौका का इंतजार करना होगा। सैफ अली ताहम टर्बिल टाइम्स के शिकार पर अपने साथ 300 से ज्यादा खिलाड़ी ले जाना चाहता था। इतने बड़े ग्रुप के साथ डेमन के इलाके में पता लगने से बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्या आप इतने ज्यादा लोगों को मुंतकिल करने के अहल नहीं हैं? सैफ अली ने पूछा जब उसने अलुजी वर्ड्स के हैरान कुन तासुर को नोट किया। चूंकि वो मरकजी बर्रे आजम वापस जा रहा था, सैफ अली ही लीजन को डार्क डैन में फंसा हुआ नहीं छोड़ सकता था। मजीद बरा, वो टर्बिल टाइम्स की एक मिसाल बनाना चाहता था। अगर उसने बर्जरकर को खुफिया तौर पर मार दिया तो इस शख्स की मौत वो रुकावट नहीं बनेगी जो वो चाहता था। इसे इस कत्ल को इतनी धूमधाम से करने की जरूरत थी कि ये मुस्तकबिल में दूसरी ताकतों को शेल्टर 1 को निशाना बनाने से रोक सके। अगरचे डेमन के इलाके आम माहिर टीमों के लिए ममनुआ जमीनों के मुशाबे थे, लेकिन उसकी टीम कोई आम टीम नहीं थी। ये नीदर वर्ल्ड एम्पायर की, जो गार्ड्स डोमेन के 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक थी, सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड लीजन थी। ये ख्याल ही कि हील लीजन डेमन के इलाके में हरकत नहीं कर सकती एक मजाक था। ये मुमकिन है, लेकिन मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। क्या अब थोड़ी देर इंतजार करने के लिए तैयार होंगे? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अलुजी वर्ड्स ने अपने होश व हवास बहाल करने के बाद पूछा। आपको कितना वक्त लगेगा? सैफ अली ने पूछा।
मुझे तकरीबन 6 घंटे के अंदर उसका इंतजाम करने के काबिल होना चाहिए, अलूशी वर्स ने एतमाद के साथ जवाब दिया। ठीक है, फिर मुझे आपको जहमत देनी होगी। वाइस गिल्ड लीडर अलूशी सैफ अली ने सुकून का सांस लिया जब अलूशी वर्स ने कहा कि उसे सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। शोला रानी ने टर्बिल टाइम्स को लॉक करने के लिए अपना माना इस्तेमाल किया था, लेकिन यह तकनीक ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा इसका माना इसके हदफ पर 2 दिन तक रहेगा। इसके बाद इसका माना टर्बिल टाइम्स को छोड़ देगा और उसका शिकार करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। एक बार जब अलूशी वर्ड्स और सैफ अली ने अपनी बहस खत्म कर ली तो वाइस गिल्ड लीडर जरूरी तैयारियों को देखने के लिए अपने फ्लाइंग माउंट पर सवार होकर एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर से चली गए। दरी असना सैफ अली बिल्लो फरोसट और दीगर को आराम करने के लिए शेल्टर के अंदर ले गया, जबकि वो अलूशी वर्ड्स के इससे राब्ता करने का इंतजार कर रहा था। जब वो एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में आराम कर रहे थे, सेंटिनल शेल्टर के साथ 0-9 की जंग की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ देर के लिए पूरा डार्क डैन इस वाक़ये पर हंगामा बरपा रहा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक खिलाड़ी डेमन गार्ड्स हैंड का मुकाबला कर सकता है और सेंटिनल शेल्टर के सबसे मजबूत माहिर टर्बिल टाइम्स को भगा सकता है। जब यह खबर फैली, सैफ अली के टर्बिल टाइम्स के शिकार की खबर ने डार्क डैन के मुख्तलिफ शेल्टर्स को हिलाकर रख दिया। इस दूसरी दुनिया में लातादाद खिलाड़ियों के दरमियान ये एक गर्म मौजू था। क्या 0-9 टर्बिल टाइम्स का शिकार करने जा रहा है? कितना बेरहम! लेकिन मुझे ये पसंद है। अगर 0-9 कामयाब हो गया तो सेंटिनल शेल्टर समझो खत्म हो गया। ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। टर्बिल टाइम्स कोई बेवकूफ नहीं है। एक बार जब उसे अपने ऊपर किसी मार्कर का पता चल जाएगा तो वो शहर में इंतजार करेगा जब तक कि वो गायब ना हो जाए। 0-9 इस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए गिल्ड शिकार पर 300 से ज्यादा माहिरीन ले जा रहा है। मैं शर्त लगाता हूं कि 0-9 उसे शहर में भी मारने से नहीं हिचकिचाएगा। टर्बिल टाइम्स काबिले रहम है। एक ही वक्त में इतने माहिरीन के उसके पीछे जाने से इसके बचने का कोई मौका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि टर्बिल टाइम्स सब कुछ खो देगा। मुझे यकीन है कि वो उन तमाम माहिरीन को अपने साथ कब्र में ले जाएगा। ये वाकई आपको हैरान करता है कि 0-9 ऐसा पागलपन वाला काम करके क्या सोच रहा है। 0-9 की फराखदिली ने डार्क डैन के खिलाड़ियों को यकसा तौर पर हैरान और परेशान कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 0-9 इतना बेरहम है कि वो सिर्फ एक शिकस्त खुर्दा जनरल को खत्म करने के लिए 300 से ज्यादा माहिरीन की जानों का जुआ खेलेगा। चाहे 0-9 कामयाब हो जाए, गिल्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लावा वैली, डेमन सिटी। कई उधेड़ उम्र आदमी, जिनमें से एक कोई और नहीं बल्कि टर्बिल टाइम्स था, सेंटिनल शेल्टर की नंबर 1 एडवेंचर टीम का कमांडर, डेमन सिटी के एक आला दर्जे के बार में एक मेज के गिर्द बैठे थे। कमांडर टर्बिल, जिस 0-9 की अपने बात की थी वो पागल है। गिल्ड वाकई सिर्फ अब से निमटने के लिए यहां आने का इरादा रखता है। ये सिर्फ 300 से ज्यादा माहिरीन है। अगर वो इतने कम खिलाड़ियों के साथ इस शहर में आने की हिम्मत करते हैं तो शहर के दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही उनका सफाया कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं, है ना? हम डेमन के इलाके में हैं। 0-9 के माहिरीन आसपास के इलाके में मौजूद कई बड़ी एडवेंचर टीमों से भी नहीं गुजर पाएंगे। चाहे वो इतने खुशकिस्मत हों कि यहां पहुंच जाएं, डेमनस हार्ट इस शहर को कंट्रोल करता है। यहां तक कि रीगन्स को भी यहां झक कर रहना पड़ता है। जब टर्बिल टाइम्स के गिर्द मौजूद उधेड़ उम्र आदमियों ने यह सुना तो वो सब हंस पड़े। सेंटिनल शेल्टर डार्क डैन में 0-9 का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन डेमन सिटी में ये एक अलग कहानी होगी। चाहे 0-9 के 300 से ज्यादा माहिरीन जादुई तौर पर शहर में नमूदार हो जाएं, वो टर्बिल टाइम्स को छू नहीं सकते थे। डेमन सिटी में किसी खिलाड़ी पर हमला करने का मतलब डेमनस हार्ट के खिलाफ जंग का ऐलान करना था। ठीक है, एल्डर हार्ट, वाइस गिल्ड लीडर लाइट कब वापस आएंगे? टर्बिल टाइम्स ने एक लेवल 108 3 इलिमिनेट लिस्ट से पूछा। क्या उन्हें मुझसे किसी चीज की जरूरत है? वाइस गिल्ड लीडर इस वक्त एक अहम शख्स से मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें अभी आराम करने को कहा है। उन्होंने 0-9 के मसले को रोकने के लिए शहर की बड़ी एडवेंचर टीमों को पहले ही काम सौंप दिया है। मुतमईन रहें। मुझे शक है कि जब तक ये मामला हल होगा आपको 0-9 के माहिरीन को देखने का मौका भी मिलेगा। फ्यूरियस हार्ट नामी इलिमिनेट लिस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शहर की बड़ी एडवेंचर टीमें शामिल हो रही हैं। इस खबर ने टर्बिल टाइम्स को सुकून का सांस लेने का मौका दिया।
डेमन सिटी की बड़ी एडवेंचर टीमें बैरूनी दुनिया में सैफ अली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। ज्यादा से ज्यादा वो जीरो ओनग के दूसरे माहिरीन को खत्म कर सकती है, लेकिन डेमन के इलाके में गैर डेमन खिलाड़ियों को बुरी तरह दबा दिया जाता था। वो अपनी बर्जर्क महारतें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरे लफ्जों में, वो खौफनाक बर्जर्क महारत जो सैफ अली ने डार्क डैन में इस्तेमाल की थी, इसे दस्तयाब नहीं होगी। सैफ अली को बड़ी तादाद में डेमन खिलाड़ियों और चंद ऐसे खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा जिनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स टर्बिल टाइम्स के बराबर या इससे ज्यादा थे। जबकि टर्बिल टाइम्स डैमनस हार्ट के बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रहा था, लावा वैली के बैरूनी इलाके में एक आतिशफिशानी खित्ते में 5 मीटर ऊंचा स्पेस टाइम गेट नमोदार हुआ। गेट से लातादाद शक्लें बाहर निकलें और ग्रुप की क़यादत कोई और नहीं बल्कि सैफ अली कर रहा था। मैं आखिरकार वापस आ गया, सैफ अली ने एक अफसुर्दा आह भरी जब इसने अपने गिर्द मानूस माना महसूस किया। यकीनी तौर पर कोई सिर्फ एक मानूस माहौल में ही अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा कर सकता है। वो मगरबी बर्रे आज़म में माना की कमी और डार्क डैन में माना की कसरत दोनों में थोड़ा सा बेचैन महसूस करने के सिवा कुछ न कर सका। ताहम जिस लम्हे वो अपने बर्रे आज़म वापस आया, उसने अपनी माना की वाबस्तगी को बेहतर महसूस किया। सब आ गए हैं गिल्ड लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्लो फरोसक ने सैफ अली से पूछा। वो हील लीजिन के अरकान के गिर्द थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, जिन्होंने सियालोबादों के नीचे अपनी शक्लें छुपा रखी थीं। अच्छा, चूंकि सब यहां हैं, अब वक्त आ गया है कि हम डेमन सिटी का दौरा करें, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया। उसने फिर शोला रानी को टर्बिल टाइम्स की तरफ रास्ता दिखाने को कहा। चैप्टर 2520 मोनस्टर्स का एक गिरोह। जिस लम्हे सैफ अली ने हुक्म दिया, हील लीजिन ने अपनी फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी। एक बार जब सब तैयार हो गए तो वो बहादुरी से करीबी जंगल की तरफ बढ़े। अलजरी वर्ड्स और उसके साथी जो अभी स्पेस टाइम गेट से बाहर निकले थे, ये मंजर देखकर दंग रह गए। अब के ख्याल में ब्लैक फुलियम के जहन में क्या चल रहा है? वाइस गिल्ड लीडर क्रिम्जन एम्परर के एक 3 मर्द इसिसुन ने पूछा जब उसने देखा कि हील लीजिन का अपनी नकल व हरकत छुपाने का कोई इरादा नहीं है। बर्निंग फॉरेस्ट डेमन खिलाड़ियों के लिए एक अहम इलाका है और उसने इसके गिर्द से गुजरने के बजाय सीधा उसके अंदर से जाने का फैसला किया है। इस रफ्तार से ज्यादा देर नहीं लगेगी कि डेमन खिलाड़ी उसकी टीम को दरियाफ्त कर लेंगे और डेमन सिटी से दावतनामे के बगैर वो जिस भी डेमन खिलाड़ी से मिलेंगे वो हमला करेगा। बर्निंग फॉरेस्ट डेमन सिटी के गिर्द एक कुदरती रुकावट के तौर पर काम करता था। न सिर्फ जंगल के तमाम मोनस्टर्स लेवल 100 से ऊपर थे, बल्कि लावा वैली में तकरीबन हर लेवल 100 से ऊपर का डेमन खिलाड़ी बर्निंग फॉरेस्ट में ग्राइंडिंग करता था। डेमन खिलाड़ियों के पास नाकाबिले यकीन फितरी इदराक था। वो अक्सर आम खिलाड़ियों को उनके देखने से बहुत पहले ही नोट कर लेते थे। इसके अलावा डेमन खिलाड़ी बराबर इससे ज्यादा लेवल के गैर डेमन खिलाड़ियों को मारकर डेमन रिपोर्टेशन कमा सकते थे ताकि अपना डेमन रैंक बढ़ा सकें। यही वजह थी कि डेमन खिलाड़ी गैर डेमन खिलाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इतने बेताब रहते थे। मजीद बरा, गैर डेमन खिलाड़ी डेमन के इलाकों में हमला आवर थे और डेमन खिलाड़ियों को उन्हें मारने पर कहीं ज्यादा इनामात मिलते थे। यहां तक कि टीन सेंट्स एम्पायर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी मुनासिब दावतनामे के बगैर लावा वैली के बर्निंग फॉरेस्ट में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। डेमन खिलाड़ी डेमन सिटी के मेहमानों के साथ तसादुम से गुरेज करते थे। शहर के मेहमानों में से किसी पर हमला करना शहर की मुख्तलिफ ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान करने के मुतरादिफ था। ऐसा करना डेमन सिटी में तरक्की करने वाले किसी भी डेमन खिलाड़ी के लिए तबाहकुन होगा। यकीनन सैफ अली और उसकी टीम को दावतनामा नहीं मिला था और जंगल में मार्च करके वो खुद को चांदी की प्लेट में पेश कर रहे थे। ये एक मौजिज़ा होगा अगर वो बर्निंग फॉरेस्ट से जिंदा भी निकल सकें। डेमन सिटी पहुंचना तो दूर की बात। आमतौर पर लेवल 100 के नक्शों में 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी काम करते थे और बर्निंग फॉरेस्ट डेमन सिटी के करीब वाहिद लेवल 100 का नक्शा था। इस इलाके में दूसरे लेवल 100 के नक्शों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खिलाड़ी ग्राइंडिंग कर रहे होंगे। मैं नहीं जानती कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि इसके साथ मौजूद खिलाड़ी गैर मामूली तौर पर ताकतवर हैं। उन्होंने शायद सियालोबादों के नीचे अपने अदाद व शुमार और हाले छुपा रखे हों, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि वो सब हकीकी 3 माहिरीन हैं, अलूजी वर्ड्स ने कहा। इसकी आंखों में खौफ की एक झलक चमक उठी जब इसने हील लीजिन को जंगल में मार्च करते हुए देखा। मजमूई तौर पर सैफ अली के ग्रुप में 300 से ज्यादा 3 माहिरीन थे। क्रिम्जन एम्परर के पास भी खेल के इस मरहले पर इतने ज्यादा नहीं थे।
जीरो ओनग के पास इतने ज्यादा ट्रतीन माहिरीन हैं, मर्द इसी सुन का मुंह हैरत से खिल गया। सिर्फ सपर गिल्ड्स के पास इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में ट्रतीन माहिरीन थे। जीरो ओनग जैसा गिल्ड, जिसने अभी गार्ड्स डोमेन में खुद को कायम किया था और जिसकी कोई पुश्तपनाही नहीं थी, इसके पास एक सपर गिल्ड जितने ट्रतीन माहिरीन कैसे हो सकते थे? जबकि अलुजी वर्ड्स और मर्द इसी सुन जीरो ओनग के ट्रतीन माहिरीन की तादाद पर अपने सदमे का इजहार कर रहे थे, जो अभी बर्निंग फॉरेस्ट में दाखिल हुए थे। सफेद लिबास में मलबूस और तारीकी की ताकत से घिरा हुआ एक नौजवान स्पेस टाइम गेट से बाहर निकला और इन दोनों खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनकर तंज किया। ये हकीकत के जीरो ओनग के पास 300 से ज्यादा ट्रतीन माहिरीन हैं वाकई हैरानकुन है। बदकिस्मती से वो फौज बर्निंग फॉरेस्ट से गुजरने के लिए काफी नहीं है, नौजवान ने कहा, ये महसूस करते हुए कि सैफ अली का ग्रुप पहले ही जंगल में गायब हो चुका है। ये डेमन सिटी पर हमला करने की बैटल वोल्व्स की कोशिश का इरादा है। बैटल वोल्व्स ने न सिर्फ 300 से ज्यादा ट्रतीन माहिरीन भेजे थे, बल्कि इसने 1 लाख से ज्यादा ट्र2 माहिरीन की फौज भी भेजी थी। आखिर में बैटल वोल्व्स की फौज शहर के दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दी गई थी। मैंने ये भी सुना है कि डैमनस हार्ट ने जीरो ओनग की फौज को रोकने के लिए शहर की बड़ी एडवेंचर टीमों को किराए पर लिया है। इन एडवेंचर टीमों के पास ज्यादा अरकान नहीं है, लेकिन इनमें से हर एक सपर पावर्स को रोकने के लिए काफी मजबूत है। अगर वो मिलकर काम करते हैं तो जीरो ओनग के पास कोई मौका नहीं होगा। ना तो मर्द इसी सुन और ना ही अलुजी वर्ड्स ने सफेद पोश नौजवान से बहस करने की कोशिश की। उसने सिर्फ सच बोला था। दर हकीकत डेमन सिटी की बड़ी एडवेंचर टीमों के बारे में नौजवान का अंदाजा थोड़ा आजिजाना था। बैटल वोल्व्स की फौज को उन एडवेंचर टीमों के खिलाफ जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था और वो बिलाशुबा गिल्ड के अरकान का कत्ल आम करने के बाद से मजीद मजबूत हो गई थी। जिस वक्त सफेद पोश नौजवान और अलुजी वर्ड्स खामोशी से सूरत हाल पर बहस कर रहे थे, डेमन खिलाड़ियों की एक पार्टी ने सैफ अली की टीम को दरियाफ्त कर लिया था। इतने ज्यादा इंसानी खिलाड़ी बर्निंग फॉरेस्ट में क्यों आए हैं? क्या वो वही इनामी अहदाफ हैं जिनका डैमनस हार्ट ने ऐलान किया था? और मैंने सोचा कि डैमनस हार्ट मजाक कर रहा है। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि ये इंसानी खिलाड़ी हमारे इलाके में आने की हिम्मत करेंगे। जल्दी करो, बड़ी एडवेंचर टीमों को खबर भेजो। अगर हमने इसकी इत्तला देने में बहुत देर कर दी तो कोई और कर देगा और इनाम का दावा कर लेगा। डेमन पार्टी के अरकान सैफ अली के ग्रुप को दरियाफ्त करने पर खुश थे। उन्होंने फौरन जंगल के अंदर मौजूद बड़ी एडवेंचर टीमों को अपनी दरियाफ्त की इत्तला दी। ठीक इसी वक्त जब वो एडवेंचर टीमों में से एक से राब्ता करने वाले थे, ऊपर से 100 से ज्यादा शक्लें नीचे उतरीं और सैफ अली की टीम से थोड़ी दूर उतरे। इन सब ने जेट्स या प्लेट आर्मर पहन रखा था और मियारी हथियार थामे हुए थे। वो तारीकी की शदीद ताकत भी खारिज कर रहे थे और एक शदीद दबाव पैदा कर रहे थे जिसने 3 माहिरीन को भी करीब आने से रोक दिया। सत्यानाश! हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे है? मुझे नहीं मालूम था कि करीब ही कोई डेमन पेट्रोल स्क्वाड मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हमें दरियाफ्त का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आखिरकार जब डेमन पार्टी के अरकान ने सिया लिबास में मलबूस शक्लों को देखा तो वो मायूसी से अपना सर हिलाने और आह भरने के सिवा कुछ न कर सके। बर्निंग फॉरेस्ट डेमन का इलाका था और डेमन स्क्वाड्स इस इलाके में गश्त करते थे। इनमें से हर स्क्वाड 3 से 4 ग्रेट डेमनस और 103 एडवांस्ड डेमनस पर मुश्तमिल होता था। वो डेमन सिटी के मरकजी धारे के खिलाड़ियों से 10 लेवल का फर्क भी बरकरार रखते थे। वो ऐसी फौज नहीं थी जिसे खिलाड़ी हल्का ले। ये डेमन पेट्रोल स्क्वाड्स एक बड़ी वजह थे कि डेमन सिटी पर बैटल वोल्व्स की मुहिम शहर के दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गई थी। अब जबकि इनमें से एक स्क्वाड ने सैफ अली की टीम को दरियाफ्त कर लिया था, सफाया तकरीबन यकीनी था। मजीद बरा इन डेमनस के पास पर थे और वो उड़ने के काबिल थे। चाहे सैफ अली का ग्रुप उड़ सकता हो, वो बच नहीं पाते। देखने वाले डेमन खिलाड़ियों को तवक्को थी कि सैफ अली का ग्रुप मुड़ेगा और भाग जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने डेमन पेट्रोल स्क्वाड पर हमला करने में पहल की जैसे उन्हें अभी अपना शिकार मिला हो। गार्डियन नाइट ने लेवल 115 तो 4 ग्रेट डेमनस में से एक पर अपनी ढाल मारी, जिसके नतीजे में इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो आधा कदम पीछे हट गया। इस गार्डियन नाइट की ताकत नाकाबिले यकीन थी। एक 3 मीटर लंबे आदमी और उसके दुबले पतले साथी ने बाकी 2 से 4 ग्रेट डेमनस को रोक लिया। 3 एडवांस्ड डेमनस मदद करना चाहते थे, लेकिन सैफ अली की टीम के दूसरे अरकान उनके रास्ते में आ गए।
सैफ अली की टीम ने डेमन पेट्रोल स्क्वाड को दबा दिया, जो आमतौर पर खिलाड़ियों पर जबरदस्त बरतरी रखता था। डेमनज उन पर हमला करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ जिदोजहद कर रहे थे, ताउन करने से कासिर थे, जबकि उनकी एचपी वाज़े तौर पर कम हो रही थी। 30 मिनट से भी कम वक्त में पूरे डेमन पेट्रोल स्क्वाड का खात्मा कर दिया गया। एक भी डेमन अपनी जान बचाकर ना भाग सका। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।